हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू इंटेक्ट क्लासेस। आज हम क्लास 9th की पॉलिटी पढ़ेंगे जो कि थर्ड चैप्टर है, चुनावी राजनीति। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। आखिरकार चुनावी राजनीति के बारे में जानेंगे आखिरकार है क्या। तो एक बार परिचय देख लेते हैं। अध्याय 1 में हमने देखा है कि लोकतंत्र के लिए यह ना तो संभव है और ना ही जरूरी है कि लोग सीधे शासन करें। हमें पता है कि लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता कि आप डायरेक्ट जाके शासन चला रहे हैं। तो लोकतंत्र में तो हमने ऑलरेडी पहले पढ़ रखा है कि लोकतंत्र में लोगों के द्वारा चुनाव होता है। लोग जिसे चुनेंगे और जो बहुमत से जीतता है वही सरकार का निर्माण करता है। तो हमारे समय में लोकतंत्र का सबसे आम स्वरूप लोगों द्वारा अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाने का है। इस अध्याय में हम देखेंगे कि किसी लोकतंत्र में प्रतिनिधियों का चुनाव कैसे होता है। इस अध्याय में हम देखेंगे कि आखिरकार जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जितने भी प्रतिनिधि हैं उसका चुनाव कैसे होता है। हमें पता है कि हमारे प्यारे भारत में आम चुनाव होता है और एक 5 साल बाद चुनाव होता है और लोकसभा का चुनाव होता है, मुख्यमंत्री का चुनाव होता है। आप लोग तो काफी व्यवहारिक हो गए इन सब परिस्थितियों को लेकर। तो हम इस चैप्टर में यही सारी चीजें डिस्कस करेंगे। हम शुरुआत ये समझने से करेंगे कि लोकतंत्र में चुनाव क्यों जरूरी और उपयोगी है। हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि विभिन्न दलों की चुनावी प्रतिद्वंदिता किस तरह लोगों को लाभ पहुंचाती है। फिर हम ये सवाल उठाएंगे कि किन किन चीजों के कारण कोई चुनाव लोकतांत्रिक होता है। इसी के सहारे हम लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक चुनाव में अंतर कर पाते हैं। बिल्कुल, हम ये भी समझ लेंगे कि क्या लोकतांत्रिक है और क्या गैर लोकतांत्रिक है। हम बहुत सारे ऐसे कई कंट्री हैं जिनका नाम लेने वाले हैं इस चैप्टर में। जब हम स्टार्ट करेंगे, जब हम इस चैप्टर के मिड में पहुंचेंगे, तब आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से लोकतांत्रिक देश और गैर लोकतांत्रिक देश का एक तरह से अंतर पाया जाता है। अध्याय के बाकी हिस्सों में हम इन्हीं पैमानों के आधार पर भारत में हुए चुनावों का मूल्यांकन करेंगे। हम भारत में हुए चुनावों का भी एक तरह से मूल्यांकन करेंगे, समझेंगे इस चीज को कि कैसे होता है। तो इस क्रम में हम चुनाव के प्रत्येक चरण यानी विभिन्न चुनाव क्षेत्रों में सीमा निर्धारण से लेकर चुनाव परिणामों की घोषणा तक पर नजर डालेंगे। हर चरण में हम ये सवाल पूछेंगे कि क्या होना चाहिए और प्रत्येक चुनाव में क्या होता है। हम ये भी जानेंगे कि प्रत्यक्ष चुनाव में क्या होता है। अध्याय के आखिर में हम इस सवाल पर विचार करेंगे कि भारत में हुए चुनाव निष्पक्ष हैं या स्वतंत्र ढंग से हुए हैं या फिर नहीं। निष्पक्ष हो भी रहे हैं या नहीं, जो मतलब निष्पक्ष का मतलब जो किसी के पक्ष में ना हो, किसी एक पक्ष में थोड़ा ना होगा चुनाव। स्वतंत्र तरीके से और कोई दबाव तो नहीं है उसके ऊपर चुनाव हो रहा है। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। यहाँ हम निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने में चुनाव आयोग की भूमिका पर भी विचार करेंगे। इस चैप्टर में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जो चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग क्या है? एक तरह से एक संस्था है जो चुनाव का एक तरह से निर्धारण करती है, चुनाव कब होना है, कैसे होना है। इस संस्था के ऊपर भी हम आगे डिस्कस करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आखिरकार हम पढ़ेंगे कि चुनाव क्यों। ठीक है, 3.1 चुनाव क्यों। तो एक तरह से देख लेते हैं हरियाणा का विधानसभा का चुनाव। थोड़ा सा यहाँ पर एक उदाहरण देके भी समझाया तो ये पढ़ेंगे। हरियाणा के विधानसभा चुनाव आधी रात के बाद का समय। उत्सुक भीड़ शहर के चौराहे के पास एक बार नहीं, रुक जाओ। तो यहाँ से हम ये वाला एक बार पढ़ेंगे। एक मिनट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आधी रात के बाद का समय। उत्सुक जो भीड़ शहर के चौराहे के पास पिछले 5 घंटों से अपने नेता के आने का इंतजार कर रही है। आयोजक आयोजक भीड़ के बार बार भरोसा
भरोसा दिला रहा है कि नेता बस अब आने ही वाला है। बार-बार जैसे कोई भीड़ है इंतजार कर रही होती है किसी नेता का, तो उसको बार-बार दिलासा दिलाते हुए ये बोल रहे हैं कि नेता आने वाला है। जब भी कोई गाड़ी पास से गुजरती तो लोग अपने नेता को देखने की उम्मीद में उठ खड़े होते। उन्हें लगता है कि वो हमारे नेता आ गए। ये नेता श्री देवीलाल हरियाणा संघर्ष समिति के प्रमुख, जो गुरुवार की उस रात करनाल में भाषण देने आने वाले हैं। मतलब देवीलाल जी हैं, जो कि देवीलाल जो कि हरियाणा में जो संघर्ष समिति के प्रमुख थे, वो गुरुवार को वहां पर भाषण देने आने वाले थे। 76 वर्ष के इस नेता को आजकल जरा भी फुर्सत नहीं है। उनका राजनीतिक कार्यक्रम सुबह 8 बजे से शुरू होकर रात के 11 बजे तक चलता है। आज सुबह से उन्होंने 9 चुनावी सभाओं में भाषण दिया है। पिछले 23 महीनों से वे लगातार जनसभाएं कर रहे हैं और चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। तो देख रहे हो, एक तरह से चुनाव आने वाला है। चुनाव में जो बड़े-बड़े नेता हैं वो कहीं ना कहीं आते हैं और भाषण वगैरह देते हैं। तो ये सारी चीजें बता रहे हैं। आइए चैप्टर का स्टार्ट करते हैं। यह हरियाणा में 1987 में हुए राज्य विधानसभा चुनाव से जुड़ी एक अखबार की खबर है। मतलब ये उस समय की बात है जब हरियाणा में विधानसभा का चुनाव हो रहा था। राज्य में 1982 में कांग्रेस पार्टी की अगुवाई वाली सरकार थी। उस समय 1982 में कौन सी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। तब विपक्ष के नेता चौधरी देवीलाल ने न्याय युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किया। ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो हमने देखा कि 1982 में जो थी वो कांग्रेस की सरकार थी। पहले तो आपको पता ही है कि कांग्रेस की सरकार थी। साथ में उसके विपक्ष के जो नेता थे वो थे चौधरी देवीलाल। तो इनका नाम भी याद रख लेना। क्या नाम है? चौधरी देवीलाल। नामक आंदोलन का नेतृत्व किया और लोकदल नामक अपनी नई पार्टी का गठन किया। तो आखिरकार जब इन्होंने आंदोलन किया तो उन्होंने अपना एक पार्टी बनाया। उस पार्टी का नाम है लोकदल नामक पार्टी। लोकदल नई पार्टी का गठन किया। उनकी पार्टी ने चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ अन्य विपक्षी दलों के मिलाकर एक मोर्चा बनाया। अपने चुनाव प्रचार में देवीलाल ने कहा अगर उनकी पार्टी चुनाव जीतती है तो किसानों और छोटे व्यापारियों को कर्ज माफ कर देगी। ऐसा मतलब इन्होंने एक तरह से इनकी मैनिफेस्टो थी कि अगर हम चुनाव जीत जाते हैं तो हम क्या करेंगे कि जो किसान है, छोटे किसान है, जो गरीब किसान है, उनके कर्ज को हम क्या कर देंगे, सीधे तौर पर हम माफ कर देंगे। तो आपने भी देखा होगा कई सारे नेता हमारे क्षेत्र में आते हैं और वो तरह तरह के वादे करते हैं और उसके बाद फिर वो वोट हमसे लेते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने भी ऐसा ही किया कि जो जितने भी छोटे किसान थे और जो छोटे व्यापारी थे उनको कर्ज माफ कर देंगे। उन्होंने वायदा किया कि उनकी सरकार का ये पहला काम होगा। मतलब सरकार जीते ही सरकार का पहला काम यही होने वाला था। उसके बाद लोग तब की सरकार से नाखुश थे। बिल्कुल उस समय जो कांग्रेस की सरकार थी उससे वो जो वहाँ के जो लोग थे, जनता थी, वो खुश नहीं थी। तो उन्होंने सोचा चलो ठीक है यार, आप देवीलाल जो नेता है वो अच्छे हैं, उनकी उनकी बात उनका काफी एक तरह से आकर्षण था। उनके वायदे की तरफ काफी आकर्षित हुए लोग। इसीलिए जब चुनाव हुए तो उन्होंने लोकदल और उसके सहयोगी दलों के विपक्ष में जमकर वोट दिया। लोगों ने जमकर वोट दिया लोकदल की पार्टी को, और उनके जितने भी सहयोगी दल थे उनको भी वोट मिला। तो ये भी याद रख लेना। लोकदल व उसकी सहयोगी पार्टी को राज्य में विधानसभा में 90 सीटों में से 76 पर जीत मिली। वाह क्या बात है। लोकदल को अकेले ही 60 सीटें मिली। तो हमने जो लोकदल थी उसको अकेले में 60 मिली। बाकी 76 जैसे मिलजुल कर पार्टी से लड़ाई कर ली अपोजिशन से, कांग्रेस के खिलाफ। उसे स्पष्ट बहुमत मिला, उसे एकदम स्पष्ट बहुमत मिला और कांग्रेस के हाथ तब सिर्फ 5 सीटें ही मिली। तो उस समय जब कांग्रेस जो थी उसको सिर्फ बेचारे को कितनी मिली? 5 सीटें ही मिली। मतलब कि वो इस बार जो कांग्रेस थी वो चुनाव में हार गई। चुनावी नतीजों की घोषणा के बाद तत्कालिक सरकार के मुख्यमंत्री ने पद छोड़ दिया। बिल्कुल चुनावी जो जब नतीजा है तो तत्कालीन जो सरकार के जो मुख्यमंत्री ने क्या कर दिया, पद को छोड़ दिया। लोकदल के निर्वाचित विधायकों ने देवीलाल को अपना नेता चुना। देवीलाल को बिल्कुल वो एक तरह से पहले भी वहां के एक तरह से
नेतृत्व करता थे पहले न्याय युद्ध के नामक जब आंदोलन हुआ था उस समय नेतृत्व करता थे। तो आगे चल के जब इनकी पार्टी जीती, लोकदल को बहुमत मिला, तो फाइनली लोगों ने या फिर निर्वाचित जो भी जितने भी विधायक थे उन्होंने एक तरह से देवीलाल जी को ही अपना नेता चुन लिया। राज्यपाल ने देवीलाल को नए मुख्यमंत्री के रूप में काम संभालने का निमंत्रण दिया। फिर वहां के जो राज्यपाल थे, तो आपको पता ही होगा जब विधानसभा का चुनाव होता है और उसमें जब बहुमत हासिल होकर जब कोई भी जब सरकार का गठन किया जाता है तो उस समय राज्यपाल एक तरह से मुख्यमंत्री के संभालने के रूप में वहां पर निमंत्रण देते हैं। चुनावी नतीजों की घोषणा के 3 दिन के अंदर वे मुख्यमंत्री बन गए। बिल्कुल 3 दिन के अंदर ही मुख्यमंत्री बन गए। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के तत्काल बाद उनकी सरकार ने एक आदेश जारी करके छोटे किसान, खेतिहर मजदूर और छोटे व्यापारियों को बकाया ऋण को माफ कर दिया। बिल्कुल उन्होंने माफ भी किया और ऐसा किया भी, तो इससे और इनका ज्यादा प्रभाव पड़ने लगा। तो बिल्कुल चुनाव में यही होता है, अगर आप वायदा कर रहे हो तो उस वायदे को इम्प्लीमेंट कर रहे हो जीतने के बाद, तो कहीं ना कहीं आप एक अच्छे नेता की तरह उभर कर आओगे। तो उसी समय जब कांग्रेस हारी थी, तो यही सारे कुछ कारण हो सकते हैं। अगर आपके पास विकल्प है कि भाई ठीक है कांग्रेस अच्छे से काम नहीं कर रही है, आपके पास विकल्प है कि भाई हमारे इसके अलावा भी कई सारे जो नेता हैं वो अच्छे वो अगर बोल रहे हैं तो अच्छा काम करेंगे ही। तो जब आपके पास जब विकल्प होता है तो आप दूसरे नेता को भी मौका देते हैं और वो जीत के आपके वायदा को पूरा करेगा और अपने वायदा को भी वो पूरा करता है। तो यही एक लीडर नेता की एक तरह से काम होता है उनका ऐसा। उसके बाद क्या किया देवीलाल जी ने जितनी भी बकाया राशि थी उसको पूरी तरह से माफ कर दिया और उनकी पार्टी ने राज्य में 4 वर्षों तक शासन भी किया। अगले चुनाव 1991 में हुए। इस बार उनकी पार्टी को लोगों का समर्थन नहीं मिला। बिल्कुल 1991 में दोबारा चुनाव हुआ, उसमें इस बार जो देवीलाल जी थे जो कि लोकदल थे, उनको इस बार ज्यादा बहुमत मिला, समर्थन नहीं मिला लोगों का। क्या कारण हो सकता है? बिल्कुल कारण तो स्पष्ट है ना। अगर आप काम नहीं करोगे, ठीक है, अगर आपने काम नहीं किया, अगर आप लोगों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं करोगे तो आपको अगली बार वोट नहीं मिलने वाला। तरह तरह के वादे कर लोगे, तरह तरह के बहुत सारी चीजें कर लोगे, लेकिन जब नेता बनने के बाद कोई काम धंधा नहीं, ना समाज का विकास करोगे, ना राज्य का विकास करोगे, ना अपने क्षेत्र का विकास करोगे, तो क्या होगा? जब लोगों की आकांक्षाएं पूरी नहीं करोगे तब आपको अगली बार लोगों की नोकी खानी पड़ेगी। ठीक है, हार की भी कहीं ना कहीं आपको सामना करना पड़ा। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव जीता और सरकार बनाई। फिर दोबारा वही जो चुनाव में हारी थी पहले कांग्रेस की जो सरकार थी, वो फाइनली दोबारा वो जीत कर आई। तो यही चुनाव है। चुनाव में होता क्या, यही सारी चुनाव राजनीति। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखा है चुनावों की जरूरत क्यों है। बिल्कुल जरूरत है भाई। बिना जिस जिस देश में अगर लोकतंत्र है तो वहां पर चुनाव होना स्वाभाविक सी बात है। एक बार हम ये भी टॉपिक पढ़ देते हैं कि चुनावों की जरूरत क्यों है। किसी भी लोकतंत्र में नियमित अंतराल पर चुनाव होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल नियमित 5 साल बाद। दुनिया के 100 से अधिक देश ऐसे हैं जहां पर जनप्रतिनिधियों के चुनने के लिए चुनाव होते हैं। हम ये भी जानते हैं कि अनेक ऐसे देश जो लोकतांत्रिक नहीं है वहां पर भी चुनाव होते हैं। ऐसे कई देश हैं जहां पर लोकतंत्र नहीं, उसके बाद भी चुनाव हो रहा है। तो पर हमें चुनाव की जरूरत क्यों पड़ती? चुनाव बिल्कुल जरूरत पड़ेगी ना। आइए, अगर चुनाव नहीं हुआ तो मान के चलो एक बार जो प्रधानमंत्री बन गया तो वो अपने मृत काल तक वो प्रधानमंत्री ही रहेगा, चाहे वो मुख्यमंत्री ही ना हो। तो चुनाव का होना बहुत जरूरी है। हर एक टाइम पीरियड होना चाहिए। जैसे 5 साल है लोकसभा के चुनाव का, तो ऐसे में क्या होता है कि आपको एक बार मौका मिलेगा कि भाई इस 5 साल इन्होंने अच्छे से काम नहीं किया तो अगली बार इसको हम हरा देंगे या फिर उसको वोट नहीं देंगे। अगर वोट नहीं दोगे तो बहुमत नहीं मिलेगा उनको। तो ऐसा, पर हमें चुनाव की जरूरत क्यों होता है तो एक बार देख लेते हैं। आइए बिना चुनाव वाले लोकतंत्र की कल्पना करें। अगर सारे लोग रोज रोज साथ बैठे और सारे फैसले मिलजुल कर ले, तब बिना चुनाव के लोगों का शासन संभव है? अब बताओ ऐसा हो सकता है क्या? लेकिन जैसा हमने अध्याय 1 में देखा है कि किसी भी बड़े समुदाय के लिए ऐसा करना संभव नहीं है। ना ही ये संभव है हर किसी के पास हर मामले में फैसला करने का समय और ज्ञान हो। इसलिए अधिकांश लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में लोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करते हैं। अगर लोग ही ऐसे अगर करने लगे तो ऐसा थोड़ा सा संभव जैसा नहीं लगता। इसलिए हमने ऐसा एक पद्धति बनाई, एक प्रक्रिया बनाई जिसके तहत हम चुनाव में प्रतिनिधियों को उतारते हैं।
क्या चुनाव के बिना भी लोकतंत्र ढंग से प्रतिनिधियों का चुनाव किया जा सकता है? क्या लोकतांत्रिक ढंग से प्रतिनिधियों का चुनाव किया जा सकता है चुनाव के बिना? आइए एक ऐसी जगह के बारे में कल्पना करें जहां प्रतिनिधियों का चुनाव उम्र और अनुभव के आधार पर किया जाता है, या ऐसी जगह की कल्पना करें जहां प्रतिनिधियों का चुनाव शिक्षा और ज्ञान के आधार पर होता है। देखते हैं आगे। ज्यादा अनुभव या ज्यादा ज्ञान है, ये तय करने में थोड़ी परेशानी आ सकती है, पर यह मान लें कि लोग मिलजुल कर इन परेशानियों को दूर कर लेंगे तो स्पष्ट है कि फिर ऐसी जगह पर चुनाव की जरूरत नहीं रह जाएगी। लेकिन क्या फिर हम इस व्यवस्था को लोकतंत्र कह सकते हैं? हम ये कैसे पता करेंगे कि लोगों को उनका उनका प्रतिनिधि पसंद है ये या नहीं? हम ये व्यवस्था कैसे करेंगे कि प्रतिनिधि लोगों की इच्छा के अनुरूप ही शासन करेगा? हम कैसे मान लें? चुनाव में क्या होता है कि अगर हमने जिसको चुना है, क्या वो सच में अच्छा है? वो क्या हमारे लिए काम करेगा? क्या वो सच में योग्य है? क्या वो सच में पढ़ा लिखा है? या बस नाम मात्र ही पढ़ा लिखा है? तो ये सब तय करना बड़ा ही एक तरह से डिफिकल्ट होता है। कई लोगों को तो कई लोग बेचारे जान ही नहीं पाते हैं कि उनके जो सामने जो प्रतिनिधि हैं, उनके सामने जो नेता जो चुनाव लड़ने वाले हैं, आखिरकार उनके अंदर क्या योग्यता है, क्या नहीं है, क्या उनका आचरण कैसा है, तो ये सारी चीजें हम नहीं जान पाते। हम इस चीज की व्यवस्था कैसे करेंगे कि प्रतिनिधि लोगों को पसंद ना हो और वो अपने पद पर ना बने रहे? इसके लिए ऐसी व्यवस्था करने की जरूरत है जिससे लोग नियमित अंतराल पर अपने प्रतिनिधियों का चुनाव चुन सके, और अगर इच्छा हो तो वो बदल भी सकता है। बिल्कुल हम ऐसा करें कि ठीक है यार, अगर हम सामने वाला जो लीडर है, जो भी नेता है, जो आगे जो चुनाव जो हमारा जो प्रतिनिधि है, जो चुनाव में खड़ा हुआ है, अगर हमें पसंद नहीं है तो हम वोट नहीं देंगे, अगर वो पसंद है तो वोट देंगे। सिंपल सी बात है। हमारे पास ऐसा विकल्प होना चाहिए देने का, लेकिन किसे देना है ये सब विकल्प होना चाहिए। कौन अच्छा है कौन बुरा है ये सब हमें पता है, जिससे लोग नियमित अंतराल पर अपना वोट देते रहे। अगर इच्छा हो तो उन्हें बिल्कुल बदलते हैं भाई। 5 साल बाद अगर हमें लगता है कि भैया ये अगर काम नहीं कर रहा है तो ठीक है, अगली बार जैसे अभी वर्तमान में चुनाव हुए थे कि दिल्ली में चुनाव हुआ था, विधानसभा का चुनाव, जिसमें पहले आम आदमी पार्टी की सरकार थी, अब बीजेपी की सरकार है। हो सकता है कि भैया लोगों को एकदम लोग इससे खुश ना हो उनके शासन से, तो उन्होंने सोचा चल ठीक है यार, अब बीजेपी की सरकार लाके देखते थे, इसमें कुछ 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 नया देखने को मिले। तो इसलिए हमारे समय में प्रतिनिधित्व वाले लोकतंत्र में चुनाव की जरूरी माना जाता है। इसी व्यवस्था का नाम चुनाव है। ठीक है, समझ में आ गया ना? नियमित अंतराल पर अपने प्रतिनिधियों को चुन सकना, अगर इच्छा हो तो उसको हम बदल भी सकते हैं, अगर इच्छा हो तो हम उसको बदल भी सकते हैं और चुन भी सकते हैं। यही व्यवस्था क्या है, एक तरह से चुनाव है। तो ये पॉइंट आपको पढ़ना है, ये यहाँ से। ठीक है, इसलिए हमारे हमारे समय में प्रतिनिधित्व वाले लोकतंत्र में चुनाव का जरूरी होना माना जाता है। इसलिए लोकतंत्र में चुनाव होना जरूरी है। चुनाव में मतदाता कई तरह से चुनाव करते हैं, बिल्कुल, जैसे कि वो अपने लिए कानून बनाने वाला का चुनाव कर सकते हैं। हो सकता है जो बड़े बड़े नेता आए और उन्होंने बोला हम ये कानून बनाएंगे, हम ये नियम बनाएंगे, वो नियम बनाएंगे, जिससे लोग प्रभावित हो जाएंगे, लोग समझेंगे कि ठीक है यार, ये जो बंदा है वो सामने वो हमारे हित में काम करेगा, ठीक है, हमने इसको एक बार वोट दिया। तो यहाँ पर बोल रहा है कि कानून बनाने वालों को भी हम चुनाव कर सकते हैं, वे सरकार बनाने और बड़े फैसले करने वालों का भी चुनाव कर सकते हैं। एक तो वे सरकार बनाने और बड़े फैसलों वाले का चुनाव कर सकते हैं भैया, जितने भी मतदाता है ना, वो अपने कानून बनाने वालों का भी चुनाव कर सकते हैं। वे सरकार और उसके द्वारा बनने वाले कानूनों का दिशा निर्देश करने वाली पार्टी का भी चुनाव कर सकते हैं, है ना? साधारण सी बात है। चुनाव को लोकतांत्रिक मानने के आधार क्या है? आखिर हम चुनाव को लोकतांत्रिक आधार मानेंगे तो आखिरकार क्या है? तो चुनाव कई तरह से हो सकते हैं। लोकतांत्रिक देश में तो चुनाव होते ही है, बिल्कुल। लोकतांत्रिक अगर देश है तो चुनाव होगा ही, लेकिन गैर लोकतांत्रिक देश में भी चुनाव होता है क्या? उसकी प्रक्रिया कैसा है? ये सारी चीजें भी हम जानेंगे। यहाँ तक कि अधिकांश गैर लोकतांत्रिक देशों में भी किसी ना किसी तरह से चुनाव होते हैं। तो चुनाव लोकतांत्रिक हुए हैं इस जांचने के हमारे लिए क्या पैमाने हैं? चुनाव हो रहे हैं, लोकतंत्र में चुनाव हो रहा है, तो उसको हमें जांच करना है कि ये सच में जो चुनाव है वो लोकतांत्रिक है फिर गैर लोकतांत्रिक। हमने अध्याय 1 में इस सवाल पर हल्की सी चर्चा की थी कि हमने यहाँ वहाँ अनेक देशों में चुनाव उदाहरण दिए थे जिन्हें हम लोकतांत्रिक चुनाव नहीं मान सकते। हमने पहले भी इसके ऊपर डिस्कस कर लिया है। आइए वहां सीखे सबक को याद करें और लोकतांत्रिक के चुनाव के लिए जरूरी न्यूनतम शर्तों के साथ
अपनी बात की शुरुआत करें। देख लेते क्या क्या शर्तें हैं। पहला तो ये है बाबू सॉरी, पहला हर किसी को चुनाव करने की सुविधा हो, बिल्कुल हर किसी को, मतलब चाहे कोई भी हो, चाहे गरीब हो, चाहे किसी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, वो भैया किसी को भी चुन सकता है या कोई भी चुनाव में खड़ा हो सकता है। तो ये सारी चीजें हैं ही, यानी हर किसी को मत अधिकार हो और वो हर किसी को मत का समान मूल्य हो, है ना। चाहे वो गरीब हो, एक गरीब के व्यक्ति का वोट हो गया और एक चाहे अमीर व्यक्ति का वोट, दोनों का एकदम इक्वल हो, समान हो, कोई इसमें अंतर ना हो। तो पहला ये हो गया। दूसरा, चुनाव में विकल्प उपलब्ध हो, बिल्कुल विकल्प विकल्प होना चाहिए भाई। अगर मान के चलो अगर आपके पास विकल्प नहीं है तो आप जबरदस्ती फिर उसको चुनोगे ना। तो इसीलिए हमारे पास विकल्प है कि भाई कांग्रेस का प्रतिनिधि कौन है, बीजेपी का कौन है, आम आदमी पार्टी का कौन है, बीएसपी का कौन है, तो है तो होता है। अगर आपके पास विकल्प होगा तो आप बिल्कुल अच्छा ही चुनोगे। अगर कोई अपनी मनमानी कर रहा है तो उसको अगली बार नहीं चुनोगे, सिंपल सी बात है। तो विकल्प होना जरूरी है और यही एक तरह से चुनाव का, एक तरह से चुनावी राजनीति का फीचर है, यही तो है विशेषता। पार्टियों और उम्मीदवारों को चुनाव में उतरने की आजादी हो और वे मतदाताओं के लिए विकल्प पेश करें, बिल्कुल जो मतदाता हैं उनके लिए विकल्प पेश करेंगे, उनको पूरी तरह से आजादी हो, है ना। उसके ऊपर कोई दबाव नहीं हो कि भैया इसको वोट डालना है, इसको ये करना है, वो करना है। तो कुल मिला के एक तरह से आजादी हो। तीसरा, चुनाव का अवसर नियमित अंतराल पर मिलता रहे और नए चुनाव कुछ वर्षों में जरूर कराने जाने चाहिए, है ना। दूसरा यह कि तीसरा यह है कि चुनाव जो है वो एक अवसर नियमित अंतराल पर मिलता रहे, मतलब हर एक 5 साल बाद आपको भैया वोट डालने का अधिकार मिलता रहे। तो ये सारी चीजें बोल रहे हैं। चौथा क्या है बाबू, चौथा जो है, लोग जिसे चाहे वास्तव में चुनाव उसी का होना चाहिए, मतलब लोग जिसे चाहे वास्तव में चुनाव उसी का होना चाहिए, है ना। लोग जिसको चाहे वो, ऐसा नहीं है कि भाई डाल रहे वोट वो किसी और को डल गया, हम जिसको चुन रहे हैं वास्तव में वही बंदा होना चाहिए सामने। पांचवा क्या हो गया, चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से होना चाहिए। भैया स्वतंत्र होना चाहिए, इसके दबाव में नहीं कि भैया हम ये हैं, हम वो हैं। तो हम जहां बोलेंगे, पहले आप लोगों ने मूवियों में देखा होगा, बंदूक के नोक पे लोग अपनी तरफ वोट पड़वा लेते थे। लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं है। वर्तमान में तो आप देखते ही हो, हमने ही वोट डाला हुआ है, तो ऐसा कोई दबाव होता नहीं है कि चुनाव एकदम स्वतंत्र होना चाहिए, जो किसी के पक्ष में भी ना हो। निष्पक्ष का मतलब होता है जो किसी के पक्ष में ना हो, एक तरह से निष्पक्ष ढंग से कराए जाने चाहिए, जिससे लोग सचमुच अपनी इच्छा से व्यक्ति का चुनाव कर सके, ठीक है। आगे ये शर्तें बहुत ही आसान और सरल लग सकती है, लेकिन इनके अनेक देशों में अनेक देश ऐसे हैं जहां ये चुनावों में इन शर्तों को भी पूरा नहीं किया जाता। मतलब ऐसे कई सारे देश हैं जहां पर ये सारी चीजें, जो हमने नियम सारे पढ़े, वो असल में नहीं है, हमारे देश में है। लेकिन अनेक देशों में ऐसे जहां के चुनाव में इन शर्तों को पूरा भी नहीं किया जाता। इस अध्याय में हम अपने देश में हुए चुनाव भी ये शर्तें लागू करके ये जानने का प्रयास करेंगे कि हमारे यहाँ चुनाव को लोकतांत्रिक कहा जा सकता है या फिर नहीं, हमारे देश में कहा जा सकता है कि नहीं। बिल्कुल यार, लोकतांत्रिक हमारा देश है। आगे बढ़ते हैं। सॉरी, क्या राजनीतिक प्रतिद्वंदिता अच्छी चीज है? देख लेते हैं। इस प्रकार हम पाते हैं कि चुनाव का मतलब राजनीतिक प्रतियोगिता या प्रतिद्वंदिता, मतलब एक तरह से कंपटीशन टाइप देख लो कि भैया ये खड़ा है चुनाव में, तो अगला बी खड़ा है, सी खड़ा है, डी, तो इस जितने भी, तो भैया कंपटीशन तो होती है ना। तो एक तरह से प्रतियोगिता की तरह है, बस ये समझना है। ये प्रतियोगिता की कई तरह का रूप ले सकती है। ये स्पष्ट रूप है कि राजनीतिक पार्टियों के बीच प्रतिद्वंदिता, जैसे बीजेपी, कांग्रेस, ये सब क्या है, प्रतिद्वंदिता तो है। निर्वाचन क्षेत्रों में इसका स्वरूप उम्मीदवार के बीच प्रतिद्वंदिता का हो जाता है। उम्मीदवारों के बीच में भी हो जाता है, भैया हमें टिकट दो, तो अब 10 लोग आ गए टिकट लेने कांग्रेस को, अब किसको दे, और ऊपर से फिर कांग्रेस में, फिर बीजेपी में, फिर आम आदमी पार्टी में, तो ये हुई ना प्रतिद्वंदिता। अगर प्रतिद्वंदिता नहीं रहे तो चुनाव बेईमानी हो जाएगी। अगर प्रतिद्वंदिता नहीं रहे तो चुनाव बेईमानी हो जाएगी भैया, है ना, होगी ना, बिल्कुल। पता चले भैया एक ही है, अगर मान के चलो कि सिर्फ बीजेपी खड़ी हो रही है हर चुनाव में, तो इसमें क्या मजा। अगर मान के चलो वो बंदा ही हमें पसंद नहीं है, हमें ठीक है कि बीजेपी के विचार ही पसंद नहीं है, तो हम बीजेपी को वोट क्यों दे, अगली बार तुम्हें फिर दोबारा बीजेपी। भाई ये राजनीति का मुद्दा नहीं है, मैं पढ़ा रहा हूँ, एक तरह से एग्जाम्पल ले रहा हूँ, बस इसी बेस पर आपको लोगों को पढ़ा रहा हूँ। ये कोई, मैं किसी पार्टी के फेवर में नहीं हूँ, ये बात याद रख लेना, ठीक है। और ना ही मैं किसी पार्टी के खिलाफ हूँ, कहीं आप ये सोचो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर प्रतिद्वंदिता नहीं रहे तो चुनाव बेमानी हो जाएगी, बिल्कुल। अगर एक ही इंसान खड़ा रहे चुनाव में तो फिर तो बेमानी है ना, हमारे पास विकल्प नहीं है।
लेकिन क्या राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का होना अच्छी चीज है, ये भी देखेंगे। चुनावी प्रतिद्वंद्विता में कुछ स्पष्ट नुकसान दिखते हैं। इसमें हर बस्ती, हर घर में बंटवारे जैसी स्थिति हो जाती है। बिल्कुल हो नहीं जाता ये कि भाई यहाँ के जो लोग हैं वो इस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, यहाँ के लोग हैं जो इस पार्टी को सपोर्ट करते हैं। तो अलग अलग पार्टी को सपोर्ट करने वाले की जो विचारधारा है वो अलग अलग ही तरीके से बढ़ जाती है। जैसे फैमिली में भी बंटवारा हो गया, ऐसे भैया इस परिवार के लोग हैं वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, और सेम ही परिवार के जो जैसे वो किसी और को सपोर्ट कर रहे हैं। तो आपने भी अपने इलाकों में सुना होगा कि लोग पार्टी पॉलिटिक्स के फैलने की शिकायत कर रहे हैं। विभिन्न दलों के लोग और नेता अक्सर एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगाते हैं। तो यहाँ पे तो होता ही है, एक नेता दूसरे नेता के बारे में बुराई करता है। पार्टी और उम्मीदवार चुनाव जीतने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। भैया जीतने के लिए कुछ भी बोल दो कि सामने वाला बंदा ये है, झूठा है, परेड है, गुंडा है, मवाली है, पढ़ा लिखा नहीं है, उसको कुछ पता नहीं। इस तरह की बातें हम अपोजिशन के सामने बोल देते हैं, जिससे ये लगने लगता है कि भैया जो लोग हैं समझ लें अच्छा तो अब ये हमें सिखा रहा है। मतलब लोगों को पता होता है कि ये तो फालतू की बातें कर रहा है ना। तो एक तरह से हथकंडे अपना रहे हैं, वो अपनी फॉर्मेलिटी कर रहे थे। पार्टियां उम्मीदवार चुनाव जीतने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि चुनावी दौड़ जीतने का ये दबाव सही किस्म की दीर्घकालिक राजनीति को पनपने नहीं देता। समाज और देश की सेवा करने की चाह रखने वाले कई अच्छे लोग भी इन्हें कारणों से चुनावी मुकाबले में नहीं उतरते। इस तरह की जो फालतू की जो चीजें हैं, इसी वजह से बेचारे अच्छे लोग भी चुनाव में नहीं आ पाते इस मुकाबले में। उन्हें इसी मुश्किल और बेढंगी लड़ाई में उतरना अच्छा नहीं लगता। अब मान के चलो भैया कोई अच्छा व्यक्ति आया तो उस बेचारे को भी थोड़ा बुरा बोलना पड़ेगा। चुनाव के जो हथकंडे हैं ना, वो सारी चीजें अपनानी पड़ती है। इसलिए तो कहते भैया राजनीतिक अच्छी चीज नहीं है। कई लोगों का ऐसा कहना है, लेकिन ठीक है, बाकी देखते हैं आगे। हमारे संविधान निर्माता इन समस्या को प्रति सचेत थे, वो पहले से ही जानते थे, फिर भी उन्हें भविष्य के नेताओं के चुनाव के लिए मुक्त चुनावी मुकाबलों का भी चयन किया। फिर भी उन्होंने मुक्त चुनावी मुकाबले का भी ये चयन किया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि दीर्घकालिक रूप में ये सही व्यवस्था बेहतर काम करती है। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये लंबे समय के लिए अच्छी चीज है ना। ठीक है, थोड़ी बहुत परेशानियां होती है, हर एक चीज में होती है। तो ठीक है, हमने मान लिया कि भाई ये थोड़ा सा प्रोसेस ही ऐसा है, लेकिन ठीक है बाकी पद्धति से। एक आदर्श दुनिया में ही सभी राजनीतिक नेता एक आदर्श दुनिया में ही सभी राजनीतिक नेता को मालूम होता है कि लोगों का हित किन चीजों में है, तथा ये सभी नेता के लोगों की सेवा की प्रेरणा से ही राजनीति में आते हैं। ठीक है, ऐसा ही तो होता है। लोग जानते हैं, जैसे मान के चलो एक जो नेता है वो जानता है कि भाई समाज इस पूरे एरिया में समस्या किस चीज की है, ये समस्या उठाया और ये एक मुद्दा बन गया चुनाव का। ठीक है, तो यही सारी चीजें। पर असल जीवन में ऐसा नहीं है। दुनिया भर के सभी नेताओं को अन्य पेशों के लोगों के समान आगे बढ़ने की, अपना करियर बनाने की चिंता होती है। वे सत्ता में बने रहना चाहते हैं या अपने लिए बड़ी बड़ी कुर्सियां और ज्यादा से ज्यादा अधिकार पाना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, वो समाज के बारे में नहीं सोचते। वो सोचते बस भैया अपना करियर और अपनी कुर्सी, और जैसे ज्यादा बहुत सारा एकदम जेब भर के पैसा कमा लिया, तो बस यही सारी चीजें लगी रहती। संभव है कि उनके अंदर लोगों की सेवा करने की भावना हो, पर सिर्फ इस भावना के भरोसे चीजों को छोड़ना जोखिम का काम है। यह भी संभव है कि उनके अंदर लोगों की मदद करने की भावना हो, पर उन्हें यह मालूम ना हो कि यह काम कैसे किया जा सकता है। या फिर यह भी हो सकता है कि उनके मन में जो विचार हो उनका लोगों की जरूरत या स्थानीय स्थितियों से मेल ही ना बैठे। तो हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग टाइप भी हो। ऐसे में हम इन वास्तविकताओं का सामना कैसे कर सकते हैं? एक तरीका तो राजनेताओं के ज्ञान और चरित्र में बदलाव और सुधार लाने का है। बिल्कुल, जो जितने भी नेता हैं उनके भाई उनके करेक्टर, उनके जो सुधार है वो सारी चीजें भी करनी बहुत जरूरी है। दूसरा और ज्यादा व्यवहारिक तरीका यह है कि हम ऐसी व्यवस्था बनाए जिसमें लोगों की सेवा करने वाले राजनेता सेवा करने वाले को पुरस्कार मिले और ऐसा ना करने वालों को दंड मिले। अगर जो नेता है, अगर जो अच्छा काम कर रहा है तो उसको पुरस्कार दिया जाएगा, और जो नहीं करता है तो उसको दंड मिलता है। तो हमारे तो वैधानिक में, हमारे संविधान में तो ऐसा है। इस पुरस्कार या दंड का फैसला कौन करता है? इसका सीधा सा जवाब है कि लोग करते हैं। बिल्कुल सिंपल। चुनावी प्रतिद्वंदिता का सही अर्थ है नियमित चुनावी मुकाबले का लाभ राजनीतिक दल और नेताओं को मिलता है। वे जानते हैं कि अगर उन्होंने लोगों की इच्छा के अनुसार मुद्दे को उठाया है तो उनकी लोकप्रियता बढ़ेगी। सॉरी, अगले चुनाव में उनकी जीत की संभावना भी बढ़ेगी।
बिल्कुल, अगर आपने लोगों का मुद्दा उठाया तो आप एक तो पॉपुलर बन गए और जब अगर पॉपुलर बनते हो तो आपको चुनाव में वोट भी दबा के मिलता है, जीत भी जाते हैं। लेकिन अगर आगे आप उस चीज़ पर खड़े नहीं उतरते तो आपको अगली बार दोबारा से लोगों का समर्थन नहीं मिलेगा। अगर आप ठीक है उसी रास्ते पर रहते हो जो लोग चाहते हैं, तो आपको अगली बार भी उनका सपोर्ट मिलेगा। हमने कई ऐसे एग्ज़ाम्पल देखे जैसे कि 5 साल बाद भी जो चुनाव होता है उसके बाद भी वही सरकार बनती है। जैसे आम आदमी पार्टी 10-15 साल तक इन्होंने भी राज किया, ठीक है? सॉरी। लेकिन यदि वो अपना कामकाज से मतदाताओं को संतुष्ट करने में असफल रहे, भैया गलती से मतदाताओं को आपने संतुष्ट करने में अगर असफल रहे, तो अगला चुनाव नहीं जीत सकते, पता है ना सभी को। इस तरह यदि कोई राजनीतिक पार्टी सिर्फ सत्ता में आने की इच्छा से ही आगे आई है, तो भी उसे मजबूरन जनता की सेवा करनी ही पड़ती है। हो सकता है कि लालच में वो पार्टी में आया, लोग भले ही मतलब ठीक है यार जानते थोड़ा बहुत जानते हैं, हाँ जीत गया सॉरी। तो कुछ-कुछ मजबूर जैसे कि मान के चलो कोई पार्टी है और वो जो सत्ता की लालच में आया, तो मजबूरन भी उसको जनता की सेवा करनी पड़े, नहीं तो अगली बार भैया वो जो लालच है वो अगली बार वो समर्थन मिलेगा नहीं, तुम जीत नहीं पाओगे। तो कुछ-कुछ इसी ढंग से बाज़ार काम करता है, भले ही कोई दुकानदार सिर्फ़ अपने फ़ायदे की सोचता हो, उसे मजबूरन ग्राहक को अच्छा सौदा देना ही पड़ता है। अगर दुकानदार है, वो भले ही अपना फ़ायदा कर रहा हो, लेकिन वो चाहे तो भैया जो जो कस्टमर है, उनको अच्छा सौदा देना ही पड़ता है, ताकि वो अगली बार दोबारा आए। अगर वो एक तरह से उदाहरण दिया, अगर वो ऐसा नहीं करता है तो ग्राहक दूसरी दुकान देखेगा। बिल्कुल वैसा ही कुछ चुनाव में भी है। अगर भैया तुम अगर अच्छे से काम नहीं करोगे, हमारे कैंडिडेट अगर अच्छे से काम नहीं करते, तो अगली बार दूसरा कैंडिडेट है भैया, दूसरी पार्टी का लोग देखेंगे। ठीक इसी तरह राजनीतिक मुकाबले से संभव है कुछ भेदभाव पनपे और लोगों में आपसी मनमुटाव पैदा हो, लेकिन आखिरकार इससे राजनीतिक दल और उसके नेता लोगों की सेवा के लिए बाध्य होते हैं। फिर भी वो एकदम लोगों की सेवा के लिए बाध्य होते हैं। मजबूरी में उनको करना ही पड़ता है वो सारी चीज़ें। ठीक है, ये देखो थोड़ा कार्टून देख लेते हैं। बढ़िया सा कार्टून है, मेरे पास योजना है, घोषणा है और वायदे हैं, ऐसा इसने बोला। फिर हमारी जनता बोल रही है कि मेरे पास वोट है, वाह क्या बात है। ये देखो प्रोमिसेस और ये बेचारा वोटर, लगता है रोटी है, रोटी लेके भाग गया। प्रॉमिस सब ऐसा ही है, सिर्फ इतनी सारी प्रोमिसेस थी लेकिन एक ही प्रॉमिस दिया है। चलो बढ़िया है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो चुनाव की हमारी प्रणाली क्या है? 3.2। इसमें हम चुनाव की जैसे चुनाव कैसे होता है, चुनाव का जो क्षेत्र है वो चुनाव के लिए जो नामांकन है, ठीक है? कहाँ-कहाँ पर चुनाव हो रहा है, कितने सदस्यों पर हो रहा है चुनाव, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? इस वाले टॉपिक में, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या हमारे देश में होने वाले चुनाव लोकतांत्रिक है? क्या हमारे देश में जो चुनाव हो रहे हैं, क्या वो लोकतांत्रिक है, गैर लोकतांत्रिक तो नहीं है? इस सवाल का जवाब देने के लिए आइए देखें कि भारत में चुनाव किस तरह होते हैं। हमारे यहाँ सबसे पहले तो आप यहाँ पर ये नोट कर लो, हमारे यहाँ लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव हर 5 साल बाद होते हैं, ठीक है? तो एग्ज़ाम में अगर आएगा कि जो विधानसभा है, लोकसभा का चुनाव कितने साल बाद होता है, तो 5 साल बाद होता है, तो ये आप नोट कर लेना, ठीक है? 5 साल के बाद सभी चुने हुए प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। 5 साल होने के बाद जितने भी प्रतिनिधि हैं, नेता, लीडर जितने भी हैं, सबका जो कार्यकाल क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। लोकसभा और विधानसभाओं भंग हो जाती हैं उस समय जब जैसे ही नया चुनाव आता है, तो उसमें जो पुराने लोकसभा और विधानसभा है, वो भंग हो जाती है, ठीक है? फिर भी चुनाव क्षेत्रों में एक ही दिन या एक छोटे अंतराल में अलग-अलग जगह पर चुनाव होता है, ठीक है? मतलब हमें पता चल गया कि जो लोकसभा लोकसभा और विधानसभा है, लोकसभा वही जहाँ पे लोकसभा के जरिए ही प्रधानमंत्री बनते हैं और जो ये विधानसभा है विधानसभा के जरिए ही क्या बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, ठीक है? आमतौर पर कभी-कभी विधान परिषद से भी बन जाते हैं, कभी राज्यसभा से भी कोई प्रधानमंत्री बन सकता है।
लोकसभा और विधानसभाएं भंग हो जाती है, फिर भी चुनाव क्षेत्रों में एक ही दिन या छोटे अंतराल में अलग-अलग दिन चुनाव होते हैं। इसे हम आम चुनाव कहते हैं। तो ये एग्जाम में आता है, तो ये आप नोट कर लेना कि आम चुनाव क्या है। तो ये सारी प्रक्रिया है, जैसे हर 5 साल बाद चुनाव होना, लोकसभा, विधानसभा, है ना? उसके बाद लोकसभा और विधानसभा, जो पुरानी विधानसभा है, भंग हो जाती है। सभी चुनाव क्षेत्रों में एक ही दिन या एक छोटे अंतराल में अलग-अलग दिन चुनाव होता है, वही आम चुनाव होता है, ठीक है? वही आम चुनाव कहलाता है, ठीक है? उसके बाद जो किसी सदस्य, मान लेते हैं कि अगर किसी सदस्य की क्या हो गई, मृत्यु हो गई, इस्तीफा दे दिया, जगह खाली हो गई, जैसे इस्तीफा दे दिया किसी विधानसभा के सदस्य ने, किसी लोकसभा के सदस्य ने इस्तीफा दे दिया, या तत्काल उनकी मृत्यु हो गई किसी बीमारी के कारण, तो इस केस में क्या होता है कि उस सीट पर उस सदस्य की जगह क्या होता है, एक उपचुनाव करवाया जाता है, ठीक है? वहां से दोबारा से चुनाव होता है, उस चुनाव को हम कहते हैं उपचुनाव। मैं तो एग्जाम में ऐसे पूछेगा कि भैया उपचुनाव और आम चुनाव में क्या अंतर है, तो आप ये दोनों लिख सकते हैं, ठीक है? आगे चुनाव क्षेत्र, आपने पढ़ा है हरियाणा के लोगों ने 90 विधायकों का चुनाव किया है। चुनाव क्षेत्र में वही 90 विधायक, हरियाणा में क्या है, टोटल 90 विधायक, मतलब कि 90 विधानसभा। तो संभव है आपने सोचा हो कि उन्होंने ऐसा कैसे किया होगा, क्या हरियाणा का हर व्यक्ति सभी 90 विधायकों के लिए वोट देता है? शायद आपको भी मालूम होगा कि ऐसा नहीं होता, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। आप 90 के 90 विधायकों को तो आप वोट डाल नहीं सकते हो। अपने देश में हम क्षेत्र विशेष पर आधारित प्रतिनिधित्व प्रणाली से काम करते हैं। हमारे क्षेत्र में, जैसे मान के चलो दिल्ली, तो दिल्ली में अगर लोकसभा की सीटें, जैसे विधानसभा की सीटें कितनी है, 70 है, तो 70 में जो हमारे क्षेत्र में आते हैं, हम उनको चुनते हैं, या हम उनको, जब चुनाव होता है उनको वोट देते हैं। तो चुनाव के उद्देश्य से देश को अनेक क्षेत्रों में बांट लिया गया। बिल्कुल, अब हर एक क्षेत्र में बढ़ जाता है ना भाई, ये लोकसभा का एरिया है, ये इस लोकसभा का एरिया है, तो इन्हें निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं, ठीक है ना? तो एक क्षेत्र में रहने वाले मतदाता अपने एक प्रतिनिधि का चुनाव करता है। जैसे मान के चलो हमारे क्षेत्र में कोई है जो लोकसभा का सदस्य है, हम उनको चुनते हैं। हम किसी और को क्यों चुनेंगे, क्योंकि हमारे क्षेत्र में तो वही आ रहा है ना? और चाहे विधानसभा का हो, तो विधानसभा का क्या होता है, थोड़ा छोटा होता है, लोकसभा का दायरा थोड़ा बड़ा होता है, बड़ा क्षेत्र घिरता है, विधानसभा का छोटा क्षेत्र घिरता है। जैसे 4-5 जगह मिलके एक विधानसभा बन रहा है, या फिर ऐसे 10 जगह मिलके आपका लोकसभा का क्षेत्र बनता है। तो हम जिस एरिया में रहते हैं, उस एरिया में हम अपने विधानसभा के सदस्य या फिर लोकसभा के सदस्य को चुनते हैं। एक क्षेत्र में रहने वाले मतदाता का अपने एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। एक ही प्रतिनिधि का आप चुनाव कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 90 खड़ा है तो 90 को वोट डाल रहे। लोकसभा चुनाव के लिए देश को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया। जब लोकसभा का चुनाव होता है तो टोटल 543 प्लस 2, 545 वर्तमान में सदस्य हैं लोकसभा के। तो 543 जो है वो निर्वाचन क्षेत्रों में क्या कह दिया गया, बांट दिया गया। तो आपको पता ही होगा, दो जो था वो एंग्लो इंडियन, वो तो समाप्त हो गया है। 543 है, ठीक है, जिसमें कि सबसे ज्यादा कहां पर है, उत्तर प्रदेश में है। तो ये बात भी याद रख लेना, बाकी नीचे डिस्कस करेंगे, मैप में दे रखा है। तो 543 निर्वाचन क्षेत्र है लोकसभा के चुनाव के लिए, तो ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हर क्षेत्र से चुने गए प्रतिनिधियों को संसद सदस्य कहते हैं। तो संसद भी इसे कहते हैं, ठीक है ना? जो इनके सदस्य को, जो लोकसभा के सदस्य होते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं, हम संसद। लोकतांत्रिक चुनाव की एक विशेषता है हर वोट का बराबर मूल्य। हमारे जब हम वोट करते हैं, वोट देते हैं, तो हमारे हर वोट का जो वैल्यू है एकदम क्या होता है, समान होता है, ठीक है ना, बराबर होता है। ऐसा नहीं कि कोई अमीर इंसान अगर डाल रहा है वोट तो उसके वोट की वैल्यू ज्यादा हो, चाहे गरीब डाल रहा हो चाहे अमीर वोट डाले, बिल्कुल इक्वल होगा वो वोट, ठीक है ना, चाहे किसी भी जाति का वोट डाल दो। आगे बढ़ते हैं।
इसलिए हमारे संविधान में यह व्यवस्था है कि हर चुनाव क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या काफी हद तक एक समान हो। इसी प्रकार प्रत्येक राज्य को उसकी विधानसभा के सीटों के हिसाब से बांटा गया है। प्रत्येक राज्य को भी उसके विधानसभा के सीटों से बांटा गया है। जैसे दिल्ली में 70 विधानसभा की सीट है, तो अलग अलग दिल्ली में भी अलग अलग क्षेत्र है, तो अलग अलग सदस्य का चुनाव क्षेत्र से होता है कहीं ना कहीं। इन सीटों से निर्वाचित प्रतिनिधियों को ही विधायक कहते हैं। तो विधायक कौन होता है? विधानसभा, जैसे हमने पढ़ा कि लोकसभा के सदस्य जो है वो संसद कहलाते हैं, सांसद, वहीं पर संसद का निर्माण करते हैं। वहीं जो विधानसभा का जो विधानसभा के सदस्य हैं, हम उनको क्या कहलाते हैं? विधायक। क्या कहते हैं? विधायक। तो इन सीटों से निर्वाचित प्रतिनिधियों का विधायक कहते हैं। प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में विधानसभा की कई कई निर्वाचन क्षेत्र आते हैं। देखा, मैंने पहले भी बोला था, अगर एक जो है एक नंबर पर अगर मैं लोकसभा की बात करूं, तो ये कई सारे इसमें विधानसभा के क्षेत्र आ सकते हैं। ठीक है, एरिया बहुत सारे आ सकते हैं, इसमें कैप्चर हो सकता है, ये आप ध्यान रखें। लोकसभा का जो दायरा होता है वो काफी बड़ा होता है। क्या होता है? बड़ा। ठीक है ना। और विधानसभा का जो होता है वो दायरा ये होता है इतना, ये विधानसभा। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप समझने वाली चीज है। ठीक है, तो प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में विधानसभा कई कई निर्वाचन क्षेत्र आते हैं। पंचायतों और नगर पालिका के चुनाव में भी यही तरीका अपनाया जाता है। सेम वही जो गांव में पंचायत का चुनाव होता है, और दिल्ली वगैरह में, शहर वगैरह में नगर पालिका का चुनाव भी इसी तरीके से होता है। प्रत्येक पंचायत के कई वार्डों में बांटा जाता है। पंचायत भी कई वार्डों में बंटता है। ठीक है, कई वार्डों में बांटा जाता है। जो छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्र होते हैं उनके काफी छोटे छोटे होते हैं, क्योंकि वार्ड संख्या आपने देखा कम होता है। प्रत्येक वार्ड से पंचायत या नगर पालिका के लिए एक सदस्य का चुनाव होता है। कई बार निर्वाचन क्षेत्रों को सीट भी कहा जाता है, याद रखिएगा। क्या बोला जाता है? सीट। जैसे कि इस लोकसभा के सीट से ये लड़ रहे हैं, डैश इंसान लड़ रहे हैं, इस लोकसभा के सीट से इस विधायक के सीट पे वो, तो क्षेत्र को हमने कहीं सीट का भी नाम देते हैं। आमतौर पर आपने सुना होगा ये, क्योंकि हर क्षेत्र संसद या विधानसभा की एक सीट का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि एक सीट पर एक ही सदस्य आएगा ना, इसीलिए। जब हम कहते हैं कि लोक दल ने हरियाणा की 60 सीटों जीती, तो इसका मतलब ये हुआ कि 60 निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा ने जो लोक दल ने अपने 60 लोगों को जीतकर राज्य विधानसभा में पहुंचे। लोक दल वही हरियाणा वाले की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वही बताया गया। जब हम कहते हैं कि लोक दल ने हरियाणा में, लोक दल एक पार्टी है, तो ये बात याद रख लेना, मैंने पिछले टॉपिक में आपको पढ़ाया था। हरियाणा की 60 सीटें जीती, तो इसका मतलब ये हुआ कि विधानसभा के टोटल 60 निर्वाचन क्षेत्रों से लोक दल की 60 लोग जो है जीतकर राज्य विधानसभा में पहुंची। आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है? आरक्षण, रिजर्वेशन। तो हमारा संविधान प्रत्येक नागरिक को अपना प्रतिनिधि चुनने और जनप्रतिनिधि के तौर पर चुने जाने का अधिकार देता है। बिल्कुल हमारा अधिकार है कि हम वोट डाल सकते हैं, ये हमारा अधिकार है। हमारे संविधान ने यह अधिकार दिया है कि हम किसी भी प्रतिनिधि को चुन सकते हैं जिनका चुनाव में नामांकन हुआ है। ठीक है, लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं को चिंता थी कि संभव है खुले चुनावी मुकाबले में कुछ कमजोर समूह के लोग लोकसभा और विधानसभा में पहुंच नहीं पाएंगे। बिल्कुल संविधान सभा ये अच्छे से जानती थी कि अगर चुनाव हुआ तो हो सकता है भैया जो कमजोर लोग हैं वो कैसे आ पाएंगे इसमें, लोकसभा में और विधानसभा में। ये जो कमजोर वर्ग के लोग हैं वो कैसे आ पाएंगे? वो समूह तो बेचारे अभी भी दबे कुचले हैं, जो एक तरह से पिछड़ी जाति के लोग हैं, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति। तो ये सारी चीजें भी आपको समझना होगा कि आरक्षण भी देते हैं। जैसे हमारे स्कूलों में आपने सुना होगा ना, SC, SC, ST, OBC, जैसे स्कूलों में सरकार की तरफ से उनको अनुदान भी दिया जाता है, पैसे भी दिए जाते हैं। कम अंक में उनको
कम मार्क्स में भी अच्छे कॉलेज मिल जाते हैं। उसी तरीके से लोकसभा विधानसभाओं में भी उनको सीटें भी आरक्षित की जाती है। संभव है कि चुनाव लड़ने और जीतने लायक जरूरी संसाधन, शिक्षा व संपर्क उनके पास हो ही नहीं। ठीक है, तो कुल मिला के ये कह रहे हैं कि संभव है कि चुनाव लड़ने के लिए और जीतने के लिए उनके पास संसाधन नहीं, भाई पैसे ही नहीं है उतने, शिक्षा भी नहीं है, संपर्क उनके पास हो ही नहीं। संसाधन वाले प्रभावशाली लोग उनका चुनाव जीतने से रोक भी सकते हैं कि जो बड़े बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं, वही चुनाव लड़ते हैं। रियलिटी में तो यही है ना दोस्त, रियलिटी में तो हम जानते हैं कि जिन पे ज्यादा संसाधन है, धन है, वही चुनाव लड़ते हैं, वही जीतते भी है चुनाव। गरीब तबके से चुनाव लड़ना अपने आप में बहुत ज्यादा एक तरह से मुश्किल है, ना के बराबर। तो ये बात आपको अच्छे से पता हो। सैद्धांतिक रूप से तो कुछ और है, लेकिन व्यवहारिक रूप से अगर प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल लगता है, असंभव जैसी बात लगती है। अगर ऐसा होता तो संसद और विधानसभाओं में हमारी आबादी का एक बड़े हिस्से की आवाज ही नहीं पहुंच पाएगी। इससे हमारे लोकतांत्रिक और प्रतिनिधि का चरित्र कमजोर होगा और यह व्यवस्था कम लोकतांत्रिक होगी। बिल्कुल, अगर हमारे जो क्षेत्र में, हमारे चुनाव क्षेत्र में, चाहे वो लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, अगर इसमें पिछड़ी जाति के लोग या फिर हर एक तबके के लोग अगर नहीं पहुंचे तो ऐसे में तो आपकी आवाजें दब जाएगी, क्योंकि वही लोग तो आपकी आकांक्षाएं समझ सकते हैं, वहां की समस्या समझ सकते हैं। जैसे मान के चलो हमारे क्षेत्र में है कोई एक है जो लीडर है, वो हमारे समाज के, हमारे जगह को अच्छे से समझते हैं, वहाँ की कमियां क्या है, यहाँ के लोगों की आकांक्षाएं क्या है, तो वही आवाज उठाते आ गया और आगे चल के वही चुनाव लड़ते हैं। ठीक है, तो यही सारी चीजें होती है। इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की विशेष व्यवस्था सोची। इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने ये सोचा कि भैया कमजोर वर्गों के लिए भी हमें सीट आरक्षण करना पड़ेगा, नहीं तो जो बड़े बड़े अमीर धन वाले लोग हैं वो इस सीट पर अपने कब्जा कर लेंगे। इसी कारण कुछ चुनाव क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है तो कुछ अनुसूचित जनजाति के लिए। ठीक है, तो कुछ है एससी के लिए और कुछ है एसटी के लिए आरक्षण। ठीक है, तो कुछ क्षेत्र अनुसूचित जनजाति लोगों के लिए है। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट पर केवल अनुसूचित जाति ही का ही व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। तो ये बात याद रख लें। अगर मैंने बोल दिया कि जो अनुसूचित जाति है पर वो आरक्षित सीट एक बार हो गई तो उस चुनाव की प्रक्रिया में केवल अनुसूचित जाति ही व्यक्ति जो है वहां पे चुनाव लड़ सकता है। इसी तरह सिर्फ अनुसूचित जनजाति के ही व्यक्ति जो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने इस चुनाव क्षेत्र को आरक्षित कर दिया एससी के लिए तो आके कोई ओबीसी का बंदा लड़ जाएगा या कोई जनरल या कोई धनी व्यक्ति आके लड़ सकता है, नहीं। वो एक तरीके से अगर मैंने ये बोल दिया कि हमारे संविधान ने ये कहा है कि अनुसूचित जाति वाले क्षेत्र से सिर्फ अनुसूचित जाति के ही लोग चुनाव लड़ सकते हैं, ये बात आप याद रखिएगा। अभी लोकसभा की 84 सीटों अनुसूचित जाति के लिए है, याद रख लेना। लोकसभा में कितने सीटें कितनी रिजर्व है? 84, 84 किसके लिए? तो अनुसूचित जाति के लिए। ठीक है, और 47 किसके लिए है दोस्त? तो ये है एसटी के लिए, अनुसूचित जनजाति। तो ये बात आप एग्जाम में एमसीक्यू बेस में आ सकता है, तो ये आप पॉइंट करिए। ठीक है, ठीक है, तो यहां पर आप देखने वाली बात है एसटी के लिए कितनी है 47 और एससी के लिए कितनी है 84। ठीक है, तो 84 सीटें जो है वो लोकसभा की एससी के लिए और लोकसभा की 47 सीटें हैं एसटी के लिए। मतलब इस सीटों पर ये जो नंबर आप देख रहे हैं, ये जो नंबर आप देख रहे हैं 47, इस सीट पर सिर्फ इसी समूह के लोग चुनाव लड़ सकते। 26 जनवरी 2019 की स्थिति में यह सीट पूरी तरह आबादी में इन समूह के हिस्से के अनुपात में है। इस प्रकार अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें किसी अन्य समूह के उचित हिस्सों से कुछ नहीं
लेती है। एक तरह से पूरी तरह से इसका एक अनुबंध किया गया है, एक अनुपात रेशो निकाला है, उसके बेस पर है, ये बात याद रख लेना। कमजोर समूह के लिए आरक्षण की यह व्यवस्था बाद में जिला स्थानीय स्तर पर भी लागू की गई। जितने भी कमजोर समूह के जो आरक्षण थी, ये व्यवस्था क्या करा, पहले तो भाई हमने तो देख लिया, पहले विधानसभा लोकसभा, यहाँ पर अब जिला पर भी और जो स्थानीय स्तर है उस पर भी ये इम्प्लीमेंट हुआ, लागू हुआ। अनेक राज्यों में अब ग्रामीण पंचायत और शहरी नगरपालिका और नगर निगमों और स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए भी आरक्षण लागू हो गए। तो यहाँ पर एक बात एक और याद रख लेना, अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब अदर बैकवर्ड क्लासेस, ओबीसी। ठीक है, तो एससी एसटी हमने ऊपर पढ़ा, तो ओबीसी में है, ओबीसी में यहाँ पर कहीं ना कहीं आरक्षण दे दिया गया। पर हर राज्यों में आरक्षित सीटों का अनुपात अलग अलग है। बिल्कुल हर राज्यों में सीटों का जो अनुपात होगा अलग अलग होगा, क्योंकि जनसंख्या अलग अलग है, क्षेत्र अलग अलग है। इस प्रकार ग्रामीण और शहरी स्थानीय, पहले एक बार मैप देख लो, ये लोकसभा का निर्वाचन क्षेत्र है, ये जो सामान्य है, सामान्य जो है 412, जहां जहां आपको व्हाइट नजर आ रहा है, ये सब क्या है, सामान्य क्षेत्र है जहां पर जनरली चुनाव होता है, कोई विदाउट रिजर्वेशन। उसके बाद आरक्षित जो है अनुसूचित जाति के लिए, जो जितने भी आप रेड वाले मार्क देख रहे हो, ये वाला एरिया हो गया, ये वाला पूरा एरिया हो गया, तो यहाँ पर जो है वो एक तरह से रिजर्व है ये सीटें। और अनुसूचित जनजाति 47 सीटें यहाँ पर, ये सारी अनुसूचित जनजाति वाले यहाँ पर जो है ये क्षेत्र है जहाँ पर लोकसभा का निर्वाचन क्षेत्र है, जहाँ पर चुनाव लड़ते हैं। ठीक है, तो निर्वाचन क्षेत्र पर देख लेते हैं। ये देखो सबसे ज्यादा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, ये बात याद रखना। लोकसभा की जो सीटें सबसे ज्यादा कहाँ पर है, 80 उत्तर प्रदेश। तो सबसे ज्यादा एक दो जो है वो याद कर लेना। उसके बाद महाराष्ट्र, के बाद अगर मैं बात करूं तो पश्चिम बंगाल है शायद, पश्चिम बंगाल है, उसके बाद फिर बिहार है, तो बिहार का 40 है, ये बात याद रखना। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली में सबसे ज्यादा है, 7 लोकसभा की सीट, ये बात याद रखना। तो सबसे ज्यादा ये सब लोकसभा की सीट है 543, तो 543 में देखो कैसे बटे हुए हैं, विभाजन हो रखा है। चलो आगे हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने देख लिया जो पंचायत वगैरह है उनमें 1/3 सीटें जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षण है, तो ये बात याद रखें। ठीक है, तो ये एग्जाम में आता भी। आखिरकार मतदाता सूची कैसे तैयार होता है, जो वोट डालते हैं तो पहचान पत्र होता है, आपको पता ही है। तो वो सूची जो तैयार होती है एक बार देख लेते हैं। एक बार जब निर्वाचन क्षेत्र का फैसला हो जाता है, तब ये तय किया जाता है कि कौन वोट दे सकता है कौन नहीं। ये भी तय हो जाता है कि भैया कौन वोट डाल सकता है कौन नहीं। तो 18 साल या 18 से अधिक वाले वोट डाल सकते हैं, 18 से कम वाले वोट नहीं डाल सकते। ये तो है ही, ये तो पहली प्राथमिकता योग्यता है। इस फैसले को अंतिम दिन तक के लिए किसी के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। लोकतांत्रिक चुनाव में मतदान की योग्यता रखने वालों की सूची चुनाव से काफी पहले तैयार कर ली जाती है और हर किसी को दे दी जाती है। इस सूची को आधिकारिक रूप से मतदाता सूची कहते हैं। ठीक है, मतदाता सूची यही होता है, बहुत ज्यादा सिंपल है, इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है। आम बोलचाल में इसे वोटर लिस्ट भी कहते हैं, जैसे पहचान पत्र जिससे वोट डालते हैं, तो वो सारी चीजें जो है वो लिस्ट एकदम तैयार हो जाती है। जैसे जिसका लिस्ट में नाम होता है वही वोट डाल सकता है। यह एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि इसका सीधा संबंध लोकतांत्रिक चुनाव की पहली शर्त, अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए हर किसी को समान अवसर मिलने से है। पहले हमने सार्वभौम वयस्क मताधिकार के बारे में पढ़ा, मतलब सभी लोग वोट डाल सकते हैं बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी ऊंच नीच। व्यवहार में इसका मतलब है कि हर किसी को मत देने का अधिकार होना चाहिए और हर एक का मत जो है वो समान मोल का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भैया
कोई अमीर कोई वोट डाल रहा है तो उसके वोट की वैल्यू ज़्यादा हो और गरीब की वोट की वैल्यू कम हो, ऐसा नहीं होता है। होता यूँ है कि जितने भी लोग हैं, वो सब सामान्य कैटेगरी में आते हैं जब वोट डालने जाते हैं। वोट की वैल्यू बिल्कुल क्या होती है, समान होती है, ये बात याद रख लेना। तो ये पॉइंट भी याद रख लेना, सार्वभौम वयस्क मताधिकार, ठीक है। तो यहाँ पर दे रखा है, हर किसी को मत देने का अधिकार होना चाहिए और हर एक का मत जो है समान मोल का होना चाहिए। जब तक ठोस कारण ना हो तो किसी को मत अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। जब तक एक ठोस कारण ना हो तब तक उसको उस वोट डालने से वंचित नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। अलग अलग नागरिक अनेक मामलों में एक दूसरे से भिन्न होते हैं, बिल्कुल। जो कोई अमीर होता है तो कोई गरीब होता है, कोई बहुत पढ़ा लिखा होता है तो कोई कम या फिर एकदम शिक्षित होता है, कोई बहुत दयालु है तो कोई नहीं, पर हर कोई इंसान तो है, ये बात आपको पता होनी चाहिए और अपनी जरूरतों और विचारों के अनुरूप समाज में योगदान करता है। इसीलिए सभी को प्रभावित करने वाले निर्णय में हम सबकी भागीदारी होनी चाहिए। हमारे देश में 18 वर्ष या उससे ऊपर की उम्र के सभी नागरिक चुनाव में वोट डाल सकते हैं। नागरिक की ये बात एक बार डेट भी देख लेना, 18 वर्ष है, ये तो सिंपल है, सबको पता है। नागरिक की जाति, धर्म, लिंग चाहे जो हो, उसे मत देने का अधिकार है, ठीक है। चाहे किसी भी जाति का हो, किसी धर्म का हो, चाहे वो किसी लिंग का हो, वो वोट डाल सकता है। अपराधियों और दिमागी असंतुलन वाले कुछ लोगों को वोट देने का अधिकार से वंचित किया जा सकता है, लेकिन ऐसा सिर्फ बेहद खास स्थितियों में ही होता है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जो अपराधी होते हैं, जो दिमागी असंतुलन होता है, वो वोट नहीं डाल सकते, लेकिन ऐसा कुछ विशेष परिस्थितियों में ही होता है, बेहद खास। सभी सक्षम मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में हो, यह व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार की जिम्मेदारी है कि भाई लगभग सभी लोगों का जो मत है या फिर वोट बैंकिंग है, वो कहीं ना कहीं मतदाता सूची में उसके एक तरह से व्यवस्थित ढंग से हो। क्योंकि हर अगले चुनाव में नए लोग मतदाता बनने की उम्र तक आ जाते हैं, इसीलिए हर चुनाव में पूर्व मतदाता सूची को सुधारा जाता है। हर बार चुनाव होगा तो हर बार जो उसके अंदर सुधार भी होगा, क्योंकि कई जो है वो 17 साल के होते हैं तो अगले साल वो 18 के पूरे हो जाते हैं, मतलब कि एक तरह से वो चुनाव में वोट डालने के पूरी तरह से योग्य हो जाते हैं। जो लोग इस इलाके से बाहर चले जाते हैं या इनकी मौत हो जाती है तो उनके नाम इस सूची से काट दिया जाता है। हो सकता है कोई जैसे बिहार से दिल्ली आया, यूपी से दिल्ली आया, तो यहाँ पर क्या होता है कि इसमें क्या होता है, नई नई सूची में जो है नाम कटता भी है, नाम चढ़ता भी है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। हर 5 वर्ष में मतदाता सूची का पूर्ण नवीनीकरण किया जाता है। हर 5 वर्ष में जो मतदाता सूची है उसको पूर्ण एक तरह से नवीनीकरण अपडेट कर देते हैं, बस ये याद। ऐसा मतदाता सूची को एकदम ताजा रखने के लिए किया जाता है। पिछले कुछ वर्षों से चुनाव में फोटो पहचान पत्र की नई व्यवस्था लागू की गई। तो आपने देखा होगा कि फोटो पहचान पत्र की एक नई व्यवस्था लागू हुई है। सरकार ने मतदाता सूची में दर्ज सभी लोगों को यह कार्ड देने की कोशिश की है। वोट देने जाते समय मतदाता को ये पहचान पत्र साथ रखना होता है, बिल्कुल साथ में अपने साथ पहचान पत्र रखना होता है, जिससे किसी एक वोट का कोई दूसरा वोट ना डाले, ठीक है। पर मतदान के लिए यह कार्ड अभी तक अनिवार्य नहीं हुआ है। वोट देने के लिए मतदाता राशन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस जैसे पहचान पत्र भी दिखा सकता है। अगर आप वोट डालने जा रहे हो तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, उसके बाद भी आप वोट डाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपका मतदाता सूची में नाम है, हो सकता है कि वोटर आईडी ना हो लेकिन मतदाता सूची में आपका नाम है, तो आप ये जितने भी ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, राशन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, तो इससे भी आप वोट डाल सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं उम्मीदवारों का नामांकन। जो जिसको हम वोट डाल रहे हैं, जो एक तरह से लीडर है भैया, प्रतिनिधित्व है, जो हमारा प्रतिनिधित्व करेगा, प्रतिनिधि, आखिरकार उसका नामांकन कैसे होता है। हमने तो अपना देख लिया कि भैया पहचान पत्र कैसे बनता है, पहचान पत्र का यूज क्या है, पहचान पत्र में जो नाम है वो कब कटता है, कब चढ़ता है, तो ये सारी चीजें हमने देख ली। अब देखते हैं उम्मीदवार। उम्मीदवार कौन, जिसको हम वोट देंगे,
है ना, जो नेता है उसको वोट देंगे, तो आखिरकार उनका नामांकन कैसे होता है? नामांकन का मतलब नाम, एक तरह से नाम दाखिल करवाना होता है चुनाव आयोग में। एक मिनट वेट कर लेता हूँ। एक मिनट वेट, थोड़ा चार्ज लगा लो, बैटरी खत्म हो गई है। चलिए स्टार्ट करते हैं। उम्मीदवारों का नामांकन। हमने ऊपर देखा है कि लोकतांत्रिक चुनावों में लोगों के पास वास्तविक विकल्प होना चाहिए। बिल्कुल, यह तभी होगा जब किसी भी चुनाव लड़ने पर लगभग किसी किस्म की बंदिश ना हो। हमारी हमारी चुनाव प्रणाली ऐसा ही करती है। जो कोई व्यक्ति मतदाता है वो उम्मीदवार भी हो सकता है। बिल्कुल, जो मतदाता है वो उम्मीदवार भी हो सकता है। भैया हम चुनाव में खड़े हो सकते हैं। सिर्फ एक फर्क यह है कि कोई भी व्यक्ति 18 वर्ष की उम्र में ही वोट डालने का अधिकार हो जाता है। तो ये बात याद रख लेना। जब आपके पास ठीक है वोटर आईडी है तो आप नामांकन कर सकते हैं, लेकिन आप 18 वर्ष में सिर्फ वोट डाल सकते हैं, लेकिन उम्मीदवार नहीं बन सकते। कहीं कहीं जगह है 21 वर्ष, तो ये बात याद रख लेना। तो यहाँ पर लिखा है कि 18 वर्ष की उम्र में आप वोट डाल सकते हैं, ठीक है। जबकि उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु जो है, उम्मीदवार बनने के लिए, जैसे उम्मीदवार बनना है तो उसके लिए 25 वर्ष होना जरूरी है ना। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए भी आपको कितने 25 वर्ष चाहिए। और जो विधानसभा है उसके लिए भी आपको 25 वर्ष चाहिए, न्यूनतम 25 वर्ष चाहिए। ये देखो, ये नामावली है, नामांकन, और ये है पहचान पत्र की नीचे सूची, ये रही। जैसे सुनील कुमार है तो वो, ये सारे जो है ये मतदाता सूची है। तो ये बात आपको मतदाता सूची कैसा होता है तो आप देख सकते हैं। यहाँ पर वोट डालने जाएंगे तो आप देख सकते हैं, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये मतदाता सूची में नाम है सबके जो वोट डाल सकते हैं। अपराधियों वगैरह पर रोक है। जब आप नामांकन लेने जाते हैं तो अपराधियों वगैरह पर रोक होता है, लेकिन ये पाबंदी भी बहुत ही कम मामलों में लागू होती है। बिल्कुल, हमें पता है भाई, अपराधी लोग ही तो चुनाव आजकल लड़ रहे हैं। आपको तो अच्छे से पता ही है कि पूरी तरह से सपोर्ट ही उनका है। राजनीतिक दल अपने उम्मीदवार मनोनीत करते हैं जिन्हें पार्टी का चुनाव चिन्ह समर्थन मिलता है। पार्टी के मनोनयन को बोलचाल की भाषा में टिकट कहते हैं। जैसे कहते हैं ना कि भैया इसको टिकट मिल गया, अब ये लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है, इसको टिकट मिल गया तो ये लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है, ये विधानसभा का चुनाव लड़ सकता है। तो टिकट एक तरह से मैं आम बोल, चुनाव लड़ने के इच्छुक हर हर एक उम्मीदवार को एक नामांकन पत्र भरना पड़ता है। अगर आपको चुनाव लड़ना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, नामांकन पत्र भरना पड़ता है और कुछ रकम जमानत के रूप में जमा करानी पड़ती है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर उम्मीदवारों से एक घोषणा पत्र भरवाने की नई प्रणाली भी शुरू हुई है। अब हर उम्मीदवार को अपने बारे में कुछ ब्यौरे देते हुए वैधानिक घोषणा करनी होती है। प्रत्येक उम्मीदवार को इन मामलों के सारे विवरण देने पड़ते हैं। जैसे अब देखते हैं भैया, जो उम्मीदवार बनने वाला है जिसको हम वोट डालेंगे वो क्या, उम्मीदवार के खिलाफ चल रहे गंभीर आपराधिक मामले, ये सब भी हमें चेक करना, कहीं ऐसा ना हो कि भैया गंभीर मामला हो उस पर। उम्मीदवार और उसके परिवार के सदस्यों की संपत्ति देनदारी का ब्यौरा, भाई उस पर कितनी संपत्ति है, क्या है, देनदारी क्या है, ये सारी चीजें भी। उसके बाद उम्मीदवारों का शैक्षिक योग्यता, उसके बाद उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी है। इन सूचनाओं को सार्वजनिक किया जाना चाहिए, और इन सूचना को हम सार्वजनिक करते हैं कि देखो भैया इनके पास ये है, इनके पास इतनी योग्यता है, इनके पास इतनी संपत्ति है, इन पे कोई आपराधिक मामले नहीं है। तो ये सब भी रखा जाता है आगे। तो ये उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता है, ये सब आप देख लेना।
आपको तो पता ही है आजकल कौन मतलब नेता लोग कितने ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं। जो पढ़े लिखे होते हैं बेचारे वो नेता बन नहीं पाते हैं और जो अनपढ़ है वो हमारे देश चला रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक बार ये देख लेते हैं, भारत की चुनाव प्रणाली की कुछ विशेषताएं और कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, एक बार देख लेते हैं। सिद्धांत, हर चुनाव क्षेत्र में लगभग बराबर मतदाता होता है, ये तो है ही। 18 वर्ष और उससे ऊपर के सभी मताधिकार, इसको कहते हैं सार्वभौम मताधिकार। चुनाव की प्रणाली की विशेष, कमजोर वर्गों को प्रतिनिधि, सभी पार्टी बनने या चुनाव लड़ने का आजादी, ठीक है। अनुसूचित जाति जनजाति की सीटों का आरक्षण, तो यहाँ पर कमजोर वर्गों का है पूरी तरह से ये। तो ये एक मत एक वोट, हर व्यक्ति हर चुनाव क्षेत्र में लगभग बराबर मतदाता, और ये इसके बाद सभी पार्टी बनने या चुनाव लड़ने की आजादी। बिल्कुल हमारी मर्जी है भैया, हम लड़ सकते हैं चुनाव। आगे बढ़, चुनाव अभियान, भैया ये बड़ा मुद्दा है चुनाव अभियान। चुनावों का मुख्य उद्देश्य लोगों को अपनी पसंद की प्रतिनिधियों, सरकार और नीतियों को चुनाव करने का अवसर देना। हमारी मर्जी है, हम जिस किसी भी प्रतिनिधि को भी चुन सकते हैं जो हमें अच्छा लगे, जो हमारी आकांक्षाओं को पूरा कर सके, हम उसको चुन सकते हैं। इसीलिए कौन प्रतिनिधि बेहतर है, कौन पार्टी अच्छी है, सरकार देगी या अच्छी नीति कौन सी है, इस बारे में स्वतंत्र और खुली चर्चा भी बहुत जरूरी है। चुनाव अभियान के दौरान यही होता है। हमें पता कैसे चलेगा कि कोई कि किस किस के क्या क्या वादे हैं। अभियान तो होता है ना, लोग गली गली में जो नेता लीडर सब आते हैं, जो कैंडिडेट हैं, प्रतिनिधि हैं, जो वो गली गली में आएंगे, जो वृद्ध होते हैं उनके पाँव छूना, हेलो मिलाना, वो वोट के लिए सिर्फ उसी दिन आते हैं, उसके बाद वो दिखते नहीं है। आपको पता होना चाहिए, आप सबको तो अच्छे से पता है कि चुनाव के वक्त ही ये चेहरा दिखेंगे, उसके बाद ये चेहरा हमेशा के लिए गायब। 5 साल तक तो भूल जाओ, फिर अगली बार चुनाव आएगा फिर दोबारा आएंगे, हाथ जोड़ेंगे, कुछ पैसा दे देंगे, है ना, शराबी भी बढ़ जाती है। तो ये है एक तरह से फालतू के चुनाव अभियान। तो फिर भी देख लेते हैं, हमारे देश में उम्मीदवारों की अंतिम सूची की घोषणा होने और मतदान की तारीख के बीच आमतौर पर 2 सप्ताह का समय चुनाव प्रचार के लिए दिया जाता है। 2 सप्ताह, यहाँ तो पता नहीं कितने, 1 साल पहले से ही चुनाव प्रचार चलने लग जाता है, बैनर वगैरह छपने लगता है। इस अवधि में उम्मीदवार मतदाताओं से संपर्क करते हैं। जो उम्मीदवार है, कैंडिडेट है, वो मतदाता मतलब कि जो वोट डालने वाला है, जैसे हम लोग जैसे वोट डालते हैं तो हमसे वो संपर्क करेंगे कि प्लीज हमें ही वोट देना, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, हमारी नीति है, हमारी पॉलिसी है। राजनेता चुनावी सभाओं में भाषण देते हैं और राजनीतिक पार्टियां अपने समर्थकों को सक्रिय करती हैं। इसी अवधि में अखबार में, कोई अखबार में अपनी विज्ञापन कर रहा है, जैसे कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, तो कोई टीवी पर अपने चैनलों पर, टीवी के चैनलों पर भी चुनाव से जुड़ी संबंधियां अखबार में। तो ये तो होता ही भैया, अभियान चलाना है तो चलेगा इसी प्लेटफॉर्म पर। खबरें और बहसें भी होती हैं, खबरें भी और बहसें भी होती हैं, एक दूसरे के खिलाफ बोलेंगे ये तो है, ये है, वो तो कुछ नहीं देने वाला, हम हैं, हम देंगे, वो सब ऐसे झूठे वादे करते हैं, तो यहाँ पर बहस भी चलती है। पर असल में चुनाव अभियान सिर्फ 2 हफ्ते नहीं चलता। राजनीतिक दल चुनाव होने के महीनों महीनों पहले से इसकी तैयारी एकदम शुरू कर देते हैं। चुनाव अभियान के दौरान राजनीतिक पार्टियां लोगों का ध्यान कुछ बड़े मुद्दों पर केंद्रित कराना चाहती हैं, है ना। बड़े बड़े वादे करवाएंगी ना कि भैया हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम तुम्हारे लिए सड़क बना देंगे, एक बढ़िया सा फ्लाईओवर बना देंगे। तो इस टाइप की लालचे देते हैं कैंडिडेट, वे लोगों को इन मुद्दों पर आकर्षित करती हैं और वो अपनी पार्टी के पक्ष में वोट देने को कहती है, भैया हमें ही वोट डालना क्योंकि हम आपके लिए बहुत कुछ करने वाले हैं, इन 5 सालों में भर भर के आपके लिए कुछ ना कुछ जरूर कर देंगे। ठीक है, स्कूल बनवा देंगे, रोड बनवा देंगे, मोहल्ला क्लिनिक बनवा देंगे। तो आइए विभिन्न चुनावों में विभिन्न दलों द्वारा उठाए गए कुछ सफल नारों पर गौर करें। इंदिरा गांधी, अब देखो नारे तो उन्होंने भी दिए थे, जैसे इंदिरा गांधी को अपने सुना होगा, पढ़ाई तो करी होगी इंदिरा गांधी जी के बारे में। इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार कांग्रेस पार्टी के 1971 के लोकसभा चुनावों में गरीबी हटाओ का नारा दिया। ठीक है, तो जब चुनाव 1971 में जब चुनाव लोकसभा का चुनाव हो रहा था, उससे पहले जब चुनाव अभियान चल रहे थे, तो उस समय जो इंदिरा गांधी जी थी, उन्होंने एक अभियान चलाया। उस अभियान में एक जो अपना
एक तरह से स्लोगन दे दिया कि भैया गरीबी हटाओ का नारा दिया। तो ये बात याद रख लेना कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया है, तो वो दिया है इंदिरा गांधी जी ने। ये इंपॉर्टेंट। उसके बाद देख लेते हैं और अभियान देख लेते हैं। पुराने अभियान बता रहे हैं, नए नए अभियान अभी नहीं आए इसमें। कहीं आप सोचो कि 2017 वाले अभियान क्यों नहीं दिख रहे। 2014 में जो लोकसभा में चुनाव हुए, 1977 मतलब 1977 में हुए लोकसभा चुनाव में जयप्रकाश नारायण मतलब जेपी नारायण के नेतृत्व में जनता पार्टी ने जो नारा दिया था वो है लोकतंत्र बचाओ। देखो भैया उनकी भी कुछ पंक्ति थी यहाँ पर, लोकतंत्र बचाओ। तो ये एग्जाम में आ सकता है बाबू। जयप्रकाश नारायण ने क्या बोला, लोकतंत्र बताओ। कब बोला, 1977 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ। 1971 में गरीबी हटाओ का नारा दिया इंदिरा गांधी जी ने। जयप्रकाश नारायण जी ने लोकतंत्र बचाओ का नारा दिया। हाँ, पार्टी ने आपातकाल के दौरान हुई जातियों को समाप्त करने और नागरिक आजादी को बहाल करने का वायदा किया। मतलब जो अब उस समय इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल लगाया, तो इस आपातकाल में बताया गया कि भैया ये तो बहुत एक्स्ट्रा हो गया है, बहुत ज्यादा हो गया, तो हम नागरिकों को आजादी चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं से जो जेपी नारायण हैं उन्होंने भी कहीं ना कहीं यहाँ पर अपने वक्तव्य जो है अपनी बातें रखी। वामपंथी दलों ने 1970 में हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जमीन जोतने वाले को नारा दिया, जमीन जोतने वाले को नारा दिया। तो ये बात भी याद रख लेना। वामपंथी दलों ने कौन सा नारा दिया है, तो ये बात याद रखना, जमीन जोतने वाले को। उसके बाद 1983 के आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव में तेलुगु देशम पार्टी ने भैया क्या नारा दिया। इनके नेता कौन है, एनटी रामाराव। तेलुगु स्वाभिमान का नारा दिया। भाई देख लो, ये सब उन्होंने अभियान में नारे दिए थे। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को अपनी मर्जी के मुताबिक चुनाव प्रचार करने के लिए आजाद छोड़ देना ही सबसे अच्छा होता है कि भैया छोड़ दो, इनके ऊपर पूरे प्रतिबंध मत लगाओ, कुछ पाबंदी मत लगाओ, जो बोलना है इनको बोलने दो, भले बाद में पूरे करें ना करें। पर सभी दलों को उचित और समान व्यवहार अवसर मिले, इसके लिए कई बार कुछ दखल देना जरूरी होता है ना। बिल्कुल पता चले जो बेचारे छोटे दल वाले हैं वो तो अभियान दे ही नहीं पा रहे, अपना रैली कर ही नहीं पा रहे। तो इस तरीके से चुनाव आयोग इसमें पूरी तरह से दखल देती है ताकि भैया हम ये देख सके कि जो बड़े दल हैं वो छोटे दल को कहीं दबा तो नहीं रहे, समान अधिकार मिल रहे हैं ना अभियान के जरिए। तो ये सारी चीजें हम चुनाव के कानूनों के अनुसार कोई भी उम्मीदवार या पार्टी से सब काम नहीं कर सकती। मतलब कि ये सब काम नहीं कर सकती। अगर कोई चुनाव है, चुनाव अभियान चल रहा है, तो कोई कैंडिडेट, कोई नेता, कोई लीडर, चाहे किसी भी पार्टी का हो, वो यहाँ पर ये काम ना करे। कौन कौन से काम देख लेते भैया। सबसे पहले तो मतदाता को प्रलोभन देना। भैया ऐसा है, लालच में मत डालना कि हम ये ले लो भैया 100 रुपया, हमको वोट डाल देना। तो ये सब नहीं चलने वाला। घूस देना, धमकी देना, धमकी भी देते हैं कोई। यार आज के टाइम में तो मैंने सुना नहीं धमकी, लेकिन हाँ होता होगा धमकी। बहुत, हमारा भारत देश तो बहुत बड़ा है ना, बड़े में हो सकता है कि भैया कहीं पर धमकी देते हो। घूस वगैरह तो देना चलता है, बहुत पैसे बांटते हैं चुनाव में, आपको तो पता ही होगा। व्यवहारिक तौर पर तो बहुत कुछ होता है इस इलेक्शन में। उनसे जाति या धर्म के नाम पर वोट मांगना, लो भैया, वो ऐसा भी नहीं बोल सकता कि हम इस जाति के हैं हमें ही वोट देना। लेकिन आपको पता ही है यूपी और बिहार में जाति के नाम पर ही सब कुछ होता है। आगे बढ़ते हैं। चुनाव अभियान में सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल करना। चुनाव अभियान में सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल करना। भैया चुनाव अभियान तो कर रहे हो तो सरकारी संसाधन का इस्तेमाल मत करो, ठीक है। उसके बाद लोकसभा के चुनाव में एक निर्वाचन क्षेत्र में 25 लाख और विधानसभा के चुनाव में 10 लाख रुपए से ज्यादा खर्च करना। वाह, मतलब ये बोला है कि अगर लोकसभा का चुनाव हो रहा है तो अपने क्षेत्र में, किसी एक क्षेत्र में सिर्फ 25 लाख, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। और अगर विधानसभा का चुनाव हो रहा है तो 10 लाख रुपए, इससे ज्यादा खर्च नहीं कर सकते, नहीं तो जुर्माना। वाह, आपको तो अच्छे से पता है कि 25 पता नहीं कितने करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं एक एक चुनाव में। लेकिन ठीक है, सैद्धांतिक रूप पे हम पढ़ रहे हैं, लिखित रूप में जो है वो पढ़ रहे हैं, लेकिन व्यवहारिक में बहुत सारे ऐसे कांड होते हैं। 25 क्या, पता नहीं कितने लाखों करोड़ों लुट जाते हैं इस चुनाव में।
अगर वे इनमें से किसी भी मामले में दोषी पाए गए तो चुने जाने के बावजूद उनका चुनाव रद्द घोषित हो जाएगा। भले ही तुम जीत जाओ लेकिन चुनाव जो है वो रद्द हो जाएगा, ऐसा अगर पा गए तो। इन कानूनों के अलावा हमारे देश के सभी राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव प्रचार की आदर्श आचार संहिता को भी स्वीकार किया है, आचार संहिता को भी स्वीकार कर लिया है। इससे इसमें उम्मीदवार और पार्टियों को भी ये सब करने को मनाही है। अगर एक बार आदर्श आचार संहिता को भी एक्सेप्ट किया और इस समय उम्मीदवारों और पार्टियों को ये सब करने को मना कर दिया। जैसे कि चुनाव प्रचार के लिए किसी धर्मस्थल का उपयोग नहीं कर सकते, किसी मंदिर में जाके या फिर किसी ऐसी जगह जाके। सरकारी विमान का अधिकारियों का चुनाव में उपयोग, ये सब गलत है। चुनाव की अधिघोषणा हो जाने के बाद मंत्री किसी बड़ी योजना, शिलान्यास, बड़े नीतिगत फैसले या फिर लोगों को सुविधाएं देने के वायदा नहीं कर सकता, ठीक है ना। चुनाव की अधिघोषणा हो गई है, उसके बाद कोई मंत्री कुछ इस टाइप की बातें नहीं कर सकता। शिलान्यास, मैंने ये बनाया, मैंने वो करवाया, मैंने ये करवाया, मैं ये कर दूंगा, इस टाइप की बातें नहीं हो सकती। तो यहाँ पर बता, ये यहाँ पर देख रहा है क्या हमारे देश में चुनाव बहुत महंगे हैं। तो एक बार ये भी पढ़ लेना खुद से आप कि चुनाव में कितने कितने खर्च हो रहे हैं। 2014 के चुनाव में कितना हुआ, जैसे 3,500 करोड़ खर्च किए गए। मतदाता और मतगणना। चुनाव का आखिरी चरण क्या है? मतदाताओं के द्वारा वोट देना। जब हम वोट डालते हैं तो उसको गिनेंगे तो वो मतगणना होगी। इस दिन के आमतौर पर चुनाव का दिन, इस दिन को आमतौर पर चुनाव का दिन, आगे क्या है पॉइंट, ये गुलबर्गा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 2014 में जो चुनाव होता है उसका परिणाम बता रहे हैं। हम तो आगे बढ़े के नाम को उनके चुनाव चिन्ह बने होते हैं। निर्दलीय उम्मीदवार को भी चुनाव अधिकारी चुनाव चिन्ह देते हैं। तो याद रखना, जो निर्दलीय होते हैं, ठीक है, तो उनको भी कहीं ना कहीं चुनाव चिन्ह दिया जाता है चुनाव अधिकारी के द्वारा। मतदाताओं को जिस उम्मीदवार को वोट देना होता है उसके चुनाव चिन्ह के आगे बटन भी होता है, और बटन को एक बार ही दबा सकते हैं। ऐसा नहीं कि 2 बार दबा दिया, 2 बार वोट डल गया, एक ही बार दबाना है बस। मतदान हो जाने के बाद सभी वोटिंग मशीनों को सील बंद करके एक सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया जाता है। सबने वोट डाल लिया, अब वो जो मशीन है उसको, वोटिंग मशीन है, उसको एक अच्छी जगह या सुरक्षित जगह जाके रखा जाए ताकि यहाँ पर कोई धांधली ना हो पाए। फिर एक तय तारीख पर एक चुनाव क्षेत्र की सभी मशीनों को एक साथ खोला जाता है। फिर क्या होता है, जो कि चुनाव क्षेत्र के कोई एक चुनाव क्षेत्र लेंगे और उसमें मशीनों को एक साथ खोला जाएगा और मतों की गिनती होगी। सभी दलों के एजेंट होते हैं, जितने भी दल हैं उन सबके एजेंट होते हैं, जिससे मतगणना का काम निष्पक्ष ढंग से हो सके। जिस पर जो गणना है एक तरह से निष्पक्ष ढंग से हो सके, कोई हेराफेरी ना हो। किसी चुनाव क्षेत्र में सबसे ज्यादा मत पाने वाले उम्मीदवार को विजय घोषित किया जाता है। जिस मतदाता को किसी पार्टी या किसी दल को सबसे ज्यादा वोट मिल गया है तो उसको हम विजय घोषित कर देते हैं। आम चुनाव में एक मिनट बता देता हूँ यार। आम चुनाव में अमूमन सभी निर्वाचन क्षेत्रों में मतगणना एक ही तारीख पर होती है। टीवी चैनल, रेडियो और अखबारों के लिए ये बहुत बड़ा अवसर होता है और इसकी खबरें पूरे विस्तार से देते हैं। आपने देखा होगा जब मतगणना होती है तो इसने इतने वोट ले लिए, ये इतने वोट से आगे चल रहा है, इतने वोट से आगे है, बीजेपी इतने वोट से आगे चल रही है, इस सीट पर ये इंसान सबसे आगे चल रहा है। तो इस टाइप की चीजें होती है जो टीवी पर, अखबार में बताते हैं। कुछ घंटों की गिनती में ही सारे परिणाम मालूम हो जाते हैं और यह स्पष्ट हो जाता है कि कौन अगली सरकार बनाने जा रहा है। अब कौन जीतेगा, वो सरकार कौन बनाएगा, तो ये सारी चीजें। आगे बढ़ते हैं। भारत में चुनाव क्यों लोकतांत्रिक है? 3.3 ये हमारा टॉपिक है कि भारत में जो चुनाव है वो क्यों लोकतांत्रिक है। हम चुनाव में गड़बड़ियों और धांधलियों के बारे में पढ़ते रहते हैं, बिल्कुल। अखबार और टीवी चैनलों की खबरों में अक्सर ऐसी जितनी भी जो गड़बड़ की जो चर्चा रहती है और बहुत सारे आरोप लगाए जाते हैं। अधिकांशतः खबरों में कुछ इस तरह की गड़बड़ियों की सूची भी है। आपने सुना होगा कि चुनाव में जैसे धांधली हो गई, कुछ गड़बड़ हो गया,
तो किस टाइप की चीजें होती है, तो इसमें एक बार देख लेते हैं। ये आपको भी ध्यान रखना है, मतदाता सूची में फर्जी नाम डालने और असली नामों को गायब करने। मतदाता सूची हम जो वोट डालने हैं भैया, उसकी जगह किसी फर्जी का नाम डाल दिया और जो असली वाले नाम है वो गायब हो जाता है। तो इस टाइप की गड़बड़ियां भी होने लगती है हमारे चुनावों में, ये तो आपने सुना ही होगा। उसके बाद सॉरी, शासक दल के द्वारा सरकारी सुविधा और अधिकारियों का दुरुपयोग। तो हमने देखा है कि जो सरकारी सुविधा का भी और जो जितने भी अधिकारी होते हैं उनका पूरी तरह से शासक दल के द्वारा दुरुपयोग होता है। ठीक है, ये तो है ही। जो दल अगर सत्ता में होगा वो दल जो है वो अपने पक्ष में ज्यादा से ज्यादा वो सुविधा लेने की सोचेगा, ज्यादा से ज्यादा अपनी पार्टी को, अपने दल को आगे बढ़ाने की सोचेगा, चाहे वो सुविधा सरकार या फिर उसके अपने अधिकारियों का ही दुरुपयोग क्यों ना हो। अमीर उम्मीदवारों, बड़ी पार्टियों द्वारा बड़े पैमानों पर धन खर्च करने की। बड़े बड़े जो उम्मीदवार होते हैं, अमीर लोग होते हैं, अगर उनको पार्टी में सदस्यता मिल जाती है तो बहुत तरीके से पैसा खर्च करते हैं। और जब वो एक बार वो उनको टिकट मिल जाती है चुनाव लड़ने के लिए, चाहे वो लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, तो उसमें वो बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं क्योंकि उन पे पैसा बहुत ज्यादा होता है। और इसका एक गलत इस्तेमाल भी करते हैं, जैसे कि पैसे बांटना हो गया, शराब बांटना हो गया, है ना। तो ये सारी चीजें होती हैं, ये तो ही है, यही सब तो है धांधली वगैरह गड़बड़ी। ठीक है, तो ये पॉइंट। और उसके बाद ये वाला पॉइंट, मतदान के दिन चुनावी धांधली, मतदाताओं को डराना और फर्जी मतदान करना। तो फर्जी मतदान तो चलता ही है, उसके बाद हमने देखा है कि डरा धमका के भी ये सारी चीजें होती है। इनमें से अनेक खबरें जो अनेक खबरें हैं वो सही होती है, बिल्कुल ये खबरें जो बिल्कुल जायज है, सही होती हैं। ऐसी खबरों को पढ़ने या फिर टीवी पर देखते हुए हमें दुख बहुत ज्यादा होता है कि यार हमारे लोकतांत्रिक देश में ऐसा भी होता है क्या, क्या इस टाइप की परिस्थिति भी देखी जाती है। पर सौभाग्य से गड़बड़ियां इतने बड़े पैमाने पर नहीं होती है कि चुनाव के उद्देश्यों को ही नकार दे। ऐसा नहीं है कि एकदम बहुत बड़ा धांधली हो जाए, लेकिन रियलिटी है, होती है भैया, धांधली तो होती है, लेकिन फिर भी इतना बड़ा नहीं होता कि हम एकदम जो चुनाव की जो प्रक्रिया है या फिर चुनाव के रिजल्ट है, परिणाम है, हम इसको नकार दे। इस परिप्रेक्ष्य में अगर एक एक करके सवाल उठाए तो ये बात ज्यादा स्पष्ट हो जाती है। क्या कोई पार्टी बिना जन समर्थन के सिर्फ चुनावी धांधलियों के सहारे चुनाव जीत कर सत्ता में आ सकता है? तो ये सब क्वेश्चन होता है। यह एक महत्वपूर्ण सवाल है, आइए इस पर हम विभिन्न पहलुओं पर सावधानी से गौर करें। स्वतंत्र चुनाव आयोग, तो एक बार देख लेते हैं जो स्वतंत्र चुनाव आयोग, ये टॉपिक है, ये आता है कि चुनाव आयोग का स्वतंत्र होना क्यों जरूरी है। तो एक बार देख लेते हैं चुनाव निष्पक्ष हुए हैं या नहीं, इसे जांचने का एक सरल तरीका है, यह देखना है कि उनका संचालन कौन करता है। सबसे पहले अगर चुनाव में धांधली हो रहा है तो हम ये भी देखेंगे ना भैया, आखिरकार चुनाव को कंट्रोल कौन कर रहा है। ठीक है, क्या चुनाव कराने वाले लोग सरकार से स्वतंत्र हैं? मतलब ये हुआ कि जो जो दल शासन कर रहा है वो कहीं ना कहीं जो चुनाव आयोग है उससे स्वतंत्र है कि नहीं, ये सारी चीजें वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। फिर सरकार या शासक पार्टी उन पर दबाव या प्रभावित तो नहीं बनाती। कोई सरकार जो है वो किसी चुनाव आयोग को वो अपने कंट्रोल में तो नहीं करना चाहती कि अपने पार्टी अपने दल को ज्यादा समर्थन देने को तो नहीं कहती। तो ये सब सारी चीजें हैं। क्या उनके पास स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की स्वतंत्र और निष्पक्ष कराने की शक्ति है? मतलब चुनाव को, मतलब जो चुनाव आयोग है, क्या उनको एक निष्पक्ष, स्वतंत्र और इन टाइप की जो शक्ति है उनके पास, क्या वो इन शक्तियों का वास्तव में प्रयोग करते हैं? अगर उनके पास ऐसी शक्तियां हैं तो क्या उनका उपयोग या प्रयोग अच्छे से करते हैं? तो हमारे देश के इन सवालों का जवाब काफी हद तक सकारात्मक है। हमारे देश में चुनाव एक स्वतंत्र और बहुत ही ताकतवर चुनाव आयोग द्वारा करवाए जाते हैं। जो चुनाव आयोग है वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, वो किसी भी दल से उनका कोई लेना देना नहीं होता, वो स्वतंत्र होते हैं, निष्पक्ष होते हैं और वो एकदम फेयर, फ्री एंड फेयर चुनाव करवाते हैं। इसे न्यायपालिका के समान ही आजादी प्राप्त है। जिस प्रकार
न्यायपालिका स्वतंत्र निकाय है, उसी प्रकार हमारा चुनाव आयोग भी क्या है, स्वतंत्र निकाय है। ये बात आप अच्छे से जान लीजिए, तभी हमारा जो प्यारा भारत देश है, इसी वजह से जो देश है हमारा लोकतांत्रिक बना हुआ है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। एक बार नियुक्ति हो जाने के बाद निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति या सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं रहता। मान लिया हमने कि राष्ट्रपति साहब ने चुनाव आयोग की नियुक्ति कर दी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कर दिया, जो चुनाव आयोग के अध्यक्ष होते हैं या सदस्य होते हैं और भी, लेकिन उनको हटाने का और उनके प्रति जवाबदेही का बिल्कुल नहीं रहता। अगर यदि शासक पार्टी या सरकार को चुनाव आयोग पसंद ना हो, तब भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटा पाना लगभग असंभव है। बहुत सारी प्रक्रिया है। जिस प्रकार आप न्यायपालिका को हटाने के लिए जो तरीका अपनाते हैं, उसी प्रकार आपको चुनाव आयोग को भी हटाना पड़ेगा। मानता हूं अपॉइंटमेंट जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति साहब करते, लेकिन हटाने के लिए भैया बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, सबका समर्थन चाहिए। एक नियम होता है दुनिया के, शायद ही किसी चुनाव आयोग को भारत निर्वाचन आयोग जितने अधिकार प्राप्त होंगे। हमारे भारत देश में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है चुनाव आयोग, उनको बहुत ज्यादा अधिकार प्राप्त है, ये बात याद रख लेना। निर्वाचन आयोग चुनाव की अधिसूचना जारी करने से लेकर चुनावी नतीजे की घोषणा तक पूरी चुनाव प्रक्रिया के संचालन के हर पहलू पर निर्णय लेता है। तो चुनाव की अधिसूचना जारी करना हो या फिर चुनाव के नतीजे या चुनाव की पूरी प्रक्रिया, उसका पूरी तरह से कंट्रोल, संचालन कौन करते हैं? निर्वाचन आयोग के नजरों में ये सारी चीजें होती हैं। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये आदर्श चुनाव संहिता लागू कराता है, बिल्कुल, जैसे कि विज्ञापन पर पाबंदी, और इसका उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों को पार्टियों को सजा भी देते हैं। ये सारी चीजें भी है। उस समय चुनाव आयोग जो है वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है, उनके अंडर में ही बहुत सारे अधिकारी आ जाते हैं, वो उनके हिसाब से शासन करती हैं। चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग सरकार को दिशा निर्देश मानने का आदेश दे सकती है। चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग सरकार को दिशा निर्देश मानने का आदेश दे सकती है भैया कि अब तो हमारे अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। अगर चुनाव के दौरान आपको हमारे अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा जब चुनाव की प्रक्रिया होती है। इसमें सरकार के द्वारा चुनाव जीतने के लिए चुनाव में सरकार मशीनरी का दुरुपयोग रोकना या फिर अधिकारियों का तबादला करना भी शामिल है। यहाँ तक कि देखो उनके पास कितनी शक्ति है, जैसे मशीनरी का दुरुपयोग को रोकना और जितने भी अधिकारी है उनका तबादला, उनका ट्रांसफर करना, इधर से उधर उनको भेजना। तो ये सारी शक्तियां अब आ चुके हैं चुनाव आयोग के पास जब चुनाव चालू होता है हर 5 साल बाद, तो उस समय ये ऐसी स्थिति आ जाती है। चुनाव ड्यूटी पर तैनात अधिकारी सरकार के नियंत्रण में ना होकर सीधा निर्वाचन आयोग के अधीन काम करते हैं। सारे बिल्कुल जितने भी, चाहे वो सरकारी टीचर हो, चाहे वो पुलिस वाले हो या चाहे कोई भी हो, उस समय अगर वो चुनावी प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि चुनाव आयोग के अंदर वो सारे अधिकारी आ गए, उनको उनके अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखो चुनाव आयोग जो है बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है, इसीलिए जो हमारा देश है जो कि लोकतांत्रिक देश है, ये बात याद रख लेना। पिछले करीब 25 वर्षों के दौरान निर्वाचन आयोग ने अपनी सारी शक्तियों का उपयोग शुरू किया, साथ ही उसने अपने शक्तियों में विस्तार भी किया, एकदम अपने पावर को एक्सपेंड भी किया। अब ये काम आम बात हो गई है कि निर्वाचन आयोग सरकार और प्रशासन को उनकी गलतियों के लिए फटकार लगाए। अगर चुनाव अधिकारियों को लगता है कि कुछ मतदान केंद्रों पर या पूरे चुनाव क्षेत्रों में मतदान ठीक ढंग से नहीं हुआ, मान लेते हैं कि एक जगह ठीक ढंग से चुनाव हुआ लेकिन वहां पर जो मतदान की प्रक्रिया वो अच्छे से नहीं हुआ, तो ये वहां फिर से मतदान का आदेश दे सकते हैं, वहां पर वो दोबारा चुनाव करवा सकते हैं अगर उनको हल्का सा भी डाउट हुआ वहां पर। अक्सर शासक दलों को निर्वाचन आयोग के कामकाज से परेशानी होती है, लेकिन उन्हें निर्वाचन आयोग के आदेश मानने होते हैं। फिर भी जितने भी हैं उनको मानने पड़ते हैं। जो
कोई भी दल का नेता हो, चाहे वो सरकार हो, कोई भी हो, चुनाव आयोग का तो भैया आदेश मानना ही पड़ेगा। अगर निर्वाचन आयोग स्वतंत्र और शक्तिशाली नहीं होता, तो हो सकता है ये संभव ना होता। अगर मान लो कि चुनाव आयोग जो है वो किसी दल का सदस्य होता या उसके सरकार के अंडर काम कर रहा होता, उसके पूरे कंट्रोल में होता, तो क्या आपको लगता है कि जो धांधली नहीं होती? बिल्कुल धांधली होती। स्वतंत्र है इसीलिए वो किसी पे डिपेंड नहीं है, वो अपनी मनमानी से चुनाव की प्रक्रिया को अंजाम देता है, ठीक है? अब हम देखते हैं चुनाव में लोगों की भागीदारी। चुनाव में लोगों की भागीदारी कैसे होती है? कितने लोग भागीदारी हैं कि नहीं है, ये भी देखते हैं। आपको तो पता ही होगा, जब चुनाव होता है तो कुछ लोग वोट देने जाते हैं, कुछ लोग वोट देने जाते ही नहीं है। कोई लगता है हटा ना यार, क्या करना वोट वोट दे के, इससे कुछ होना है नहीं, हमारा तो कुछ फायदा हो नहीं रहा है। तो कुछ लोग चले जाते हैं वोट डालने। तो देखते हैं इस प्रक्रिया में आखिरकार किस तबके से ज्यादा लोग चुनाव वोट डाल रहे हैं। चुनावी प्रक्रिया की गुणवत्ता को जांचने का एक और तरीका ये देखना है कि इसमें लोगों की उत्साह उत्साह से भागीदारी करते हैं या नहीं। अगर चुनाव प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं होगी तो लोग इसमें भागीदारी करना जारी नहीं रखेंगे। अब इन लेखा चित्रों को पढ़िए और भारतीय चुनाव में लोगों की भागीदारी के बारे में कुछ निष्कर्ष निकालिए। पहला देखते हैं कि नीचे एक पर देखते हैं कि पहला एक बार देख लेते हैं कि पहले पॉइंट में आखिरकार क्या कहना चाह रहा है। चुनाव में लोगों की भागीदारी का पैमाना आमतौर पर मतदान करने वाले लोगों के आंकड़े को बनाया जाता है। मतदान की योग्यता रखने वाले कितने प्रतिशत लोगों ने असल में मतदान किया है, यह हिसाब लगाना मुश्किल नहीं है। पिछले 50 वर्षों में यूरोप और उत्तरी अमेरिका के लोकतांत्रिक देशों में मतदान का प्रतिशत गिरा है। मतलब बोल रहे हैं कि जो उत्तरी अमेरिका है और यूरोप है, वहां पर वो एक लोकतांत्रिक देश है, वहां पर मतदान का जो प्रतिशत है वो घटा है। लेकिन भारत में ये भी या तो ये स्थिर रहा है या तो ऊपर गया। मतलब या तो भारत वाले स्थिर मतलब रहा है, कभी कमी नहीं हुई है, हमेशा ज्यादा ही हुआ। लेकिन यूरोप और उत्तरी अमेरिका में ये चीज अलग है। ये मतदान का परसेंटेज है, तो देख लो 66, 78 कुछ इस टाइप से है। उसके बाद भारत में अमीर और बड़े लोगों की तुलना में गरीब, निरक्षर और कमजोर लोग ज्यादा संख्या में मतदान करते हैं। भारत में आपको पता है अमीर और जितने भी बड़े लोग हैं, बिजनेसमैन है, वो लोग वोट डालते भी हैं या नहीं भी डालते हैं। लेकिन जो बेचारे गरीब हैं, निरक्षर हैं, जो बेचारे कमजोर हैं, वो ज्यादा वोट डालते हैं क्योंकि उनको लगता है कि यार वो उनके हित में हो, कुछ ऐसी सरकार ऐसी पॉलिसी लाए जिससे हमें हमारे हमारे गरीबी हमारी जो पॉलिसी है, हमारे लिए पॉलिसी लाए। ये सारी चीजें उनको एक उम्मीद होती है कि सरकार हमारे लिए कुछ ना कुछ तो करे, इसलिए बेचारे लोग क्या वोट डालने चले जाते हैं। लेकिन अमीरों को उनसे क्या लेना देना। पश्चिम के लोकतंत्र में ये स्थिति सबसे उल्टी है। अमेरिका में क्या होता है कि गरीब लोग, अफ्रीका मूल के लोग, हिस्पैनिक जो स्पेनिश लोग हैं उसकी बात कर रहे हैं, लोग अमीर और श्वेत लोगों की तुलना में काफी कम मतदान डालते हैं। तो वहां पर उल्टा है, वहां पर जो गरीब है बेचारे वो वोट डालते नहीं, अमीर वोट डालते हैं। पढ़े लिखे हैं ना, इसी वजह से वोट डालते हैं। तो ये सब सारी चीजें होती हैं। तो यहाँ पर देख लो भारत और अमेरिका में विभिन्न सामाजिक समूह में मतदान का प्रतिशत, ये हमारे अमेरिका का वोट डालने का प्रतिशत है और ये भारत का। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि ऊंची जाति के लोग, पिछड़ी जाति, अनुसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का जो प्रतिशत है, जो जितना ही पिछड़ा वो उतनी ज्यादा वोट डालता है हमारे भारत देश में। भारत में आम लोग चुनाव बहुत ही महत्व देते हैं। उन्हें लगता है कि चुनाव के जरिए वे राजनीतिक दलों पर अपना अनुकूल नीति और कार्यक्रम के जरिए दबाव डाल सकते हैं। मतलब ऐसा जो आम लोग हैं वो मानते हैं कि भैया अगर हम वोट डालते हैं तो हम सरकार पर एक तरह से दबाव डाल सकते हैं। उन्हें लगता है कि देश के शासन संचालन के तरीके में उनके वोट का महत्व है। उनको लगता है कि यार हम जो वोट डालने बहुत ज्यादा जरूरी है, इससे उलटफेर हो सकती है। तीसरा लिखा है कि आपको लगता है कि आपके वोट से फर्क पड़ता है, तो यहाँ पर देख लो बिल्कुल फर्क पड़ता है यार।
कईयों को लगता है कि भैया क्या ही फर्क पड़ेगा हमारे वोट डालने से। चलो आगे बढ़ते हैं। साल दर साल चुनाव संबंधित गतिविधियों में लोगों की सक्रियता बढ़ती जा रही है, मतलब धीरे धीरे लोग जो है वो बढ़ते जा रहे हैं वोट डालने वाले। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है कि देखो वोट डालने में क्या है कि कुछ लोग सोचते हैं कि फर्क नहीं पड़ता, तो 67% लोग ये सोचते हैं कि भैया फर्क नहीं पड़ता, वोट डालो या ना डालो। सॉरी, गलती हो गई, फर्क पड़ता है। 67% लोग बोलते हैं कि भैया फर्क पड़ता है, अगर आप वोट डालोगे तो इससे बहुत फर्क पड़ता है। जो जीतने वाला हो तो भाई जीतेगा ही ना, जिसको हराना है जनता आराम से हरा सकती है। जो जनता जिस जहां पर बहुमत रखेगी वहीं तो सरकार का गठन होगा उस पार्टी का। 18% फर्क नहीं पड़ता, 18% ये कह रही है कि भैया ऐसा है, कोई कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, इससे क्या होगा। और 15% पता नहीं किस लिए वोट डालने हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें, तो कुल मिलाकर जो साल दर साल जो चुनाव संबंधी गतिविधियां है वो बढ़ी है कहीं ना कहीं। 2004 के चुनाव में 1/3 से ज्यादा मतदाताओं ने चुनाव अभियान वाली गतिविधियों में किसी न किसी तरह की भागीदारी की। आधे से ज्यादा लोगों ने खुद को किसी न किसी दल के नजदीक बताया। आधे से ज्यादा लोगों ने खुद को दल के अपने नजदीक बताया, मैं इस दल का हूँ, उस दल का हूँ। प्रत्येक 7 मतदाताओं में किसी एक व्यक्ति किसी न किसी राजनीतिक दल का सदस्य है। मतलब प्रत्येक 7 मतदाता होते हैं वो कहीं ना कहीं वो किसी न किसी राजनीतिक दल के सदस्य होते हैं। इससे पता चलता है कि भैया ये इस पार्टी का है, ये इस पार्टी में इसका वोट जाएगा, इसके परिवार में इसका वोट यहाँ जाएगा। तो ये तो होता ही है, आमतौर पर हमने देखा है। भारत में चुनाव संबंधित किसी भी गतिविधि में भाग लेने वाले प्रतिशत है, यहाँ पर देख लो। 1996 में 8, 98 में इतने, और धीरे धीरे 2004 में 32%। ठीक, एक बार हम देख लेते हैं चुनावी नतीजे को स्वीकार करना। अगर चुनाव का रिजल्ट आया तो उसको एक्सेप्ट भी करना होता है भाई। हमारे लोकतांत्रिक देश में तो है, एक्सेप्ट करते हैं, कोई उसके ऊपर आवाज नहीं उठाते। चुनाव के स्वतंत्र और निष्पक्ष होने का आखिरी पैमाना उसके नतीजे से है। अगर चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से ना हो तो नतीजे हरदम ताकतवर जमात के पक्ष में ही जाएंगे। अगर चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं हुआ तो सिंपल सी बात है, जो चुनाव है वो कहाँ जाने वाला है, वो पूरी तरह से ताकतवर वाले पक्ष में वोट जाने वाला है। तो ऐसी स्थिति में शासक पार्टी चुनाव हारती ही नहीं है। आमतौर पर हारने वाली पार्टी गड़बड़ ढंग से कराए गए चुनाव को नतीजों को स्वीकार ही नहीं करती है। हारने वाली पार्टी बोलती है, तरह तरह का इल्जाम लगाती है कि भैया हम तो चुनाव आयोग में कुछ गड़बड़ होगी, ये है वो है। भारत में चुनाव नतीजे खुद ही काफी कुछ कह देता है। चुनाव का नतीजा ही खुद ही काफी कुछ कह देता है। एक बार देख लेते हैं क्या क्या। भारत में शासक दल राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर अक्सर चुनाव हारते रहे, चाहे वो राष्ट्रीय दल का नेता हो, चाहे वो प्रांतीय दल हो, चाहे वो कैसा भी हो, चाहे नेशनल पार्टी हो, चाहे वो रीजनल पार्टी हो। हारेगी भाई जीतेगी, हारेगी जीतेगी, ये तो लगा रहेगा। बल्कि पिछले 15 वर्षों में भारत में जितने चुनाव हुए हैं उनमें से प्रत्येक 3 में से 2 में से शासक पार्टियां हार ही हैं। तो ये बात याद रख लेना। उसके बाद अमेरिका में मौजूद चुनाव हुआ प्रतिनिधि शायद ही कभी चुनाव हारता है। भारत में निवर्तमान सांसद और विधायकों में से आधे चुनाव हार जाते हैं। हमारे में तो आपको पता ही है धांधली क्या ही होती है। हमारे में देखा है मैंने, कभी कांग्रेस की सत्ता आती है तो कभी बीजेपी की, कभी आम आदमी पार्टी। उत्तर प्रदेश के तरफ चले जाओगे तो बीएसपी। तो ये सब पार्टियां हैं, बीजेपी, ये सब पार्टियां हैं। इसमें कई लोग तो हारते हैं, कई विधान सभाएं, चाहे वो विधायक हो चाहे वो लोकसभा का सदस्य, वो तो हारता ही है ना। इसमें तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ बीजेपी पार्टी जीत रही है एकदम पूर्ण बहुमत से, या फिर कांग्रेस। वोट खरीदने में सक्षम पैसे वाले उम्मीदवार हो या आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार, उनका भी चुनाव हारना बहुत आम है, होता है। कई कई जगह क्या होता है कि दबा के पैसा बांट दिए लोगों को, भाई आपने उल्लू समझ के रखा है क्या। लोग तो समझते नहीं कि सिर्फ अभी पैसे बांटने आ रहे हैं, उसके बाद वो तो आएंगे नहीं। तो लोगों को पता, बेटा ऐसा है, पैसे दे दो, हम लेकिन आपकी तरफ वोट नहीं डालेंगे, पैसे ले लो उनसे। लेकिन फिर भी हमने ऐसे कई उम्मीदवार देखे हैं जिन्होंने पैसा बहुत लुटाए और लेकिन वो जीत नहीं पाए। तो ये बहुत ही आम बात है, इसमें चौंकने वाली बात नहीं है। पैसे से भैया खरीद लोगे क्या किसी को?
ये सारी चीजें होती हैं, समझने वाली चीजें हैं बाबू ये सब। व्यवहारिक में तो आपको अच्छे से पता होगा, कुछ एक अपवाद को छोड़ दे तो अक्सर हारी हुई पार्टियां भी चुनाव के नतीजों को जनादेश मानकर स्वीकार कर लेती। कभी कभी क्या होता है कि हारी हुई पार्टी मान लेती है ठीक है हम हारे हैं, हमसे कोई चूक हुई होगी तो इसी वजह से हम हार गए। कुछ कुछ तो मानती ही नहीं है कि जरूर कुछ चुनाव आयोग की धांधली होगी, तो कुछ उल्टा सीधा चलता है। चुनाव आयोग है भाई, लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे तो ये सारी चीजें होती है। आगे बढ़ते हैं। आखिरकार स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियां। भैया जो चुनाव आयोग है वो या चुनाव है वो स्वतंत्र हो रहा है, निष्पक्ष हो रहा है, लेकिन इस बीच ना इनके सामने चुनौतियां भी बहुत है। इन बातों से हम इस सरल से निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भारत में चुनाव बुनियादी रूप से स्वतंत्र और निष्पक्ष है, ये तो पता ही है हमें। जो पार्टी चुनाव जीतकर सरकार बनाती है उसे लोगों का समर्थन प्राप्त होता ही है। संभव है कि हर निर्वाचन क्षेत्र पर यह बात लागू ना होती हो, कुछ उम्मीदवार पैसों के जोर पर या गलत तरीके से जीते हो सकते हैं, पर चुनाव का कुल नतीजा अभी भी लोगों की इच्छा को ही बताता है। चुनाव का जो नतीजा है ये बिल्कुल बताता है कि जो वोट है कहीं ना कहीं थे हमारे पक्ष में, कहीं ना कहीं हमने जिसको दिया वही वोट जीते हैं। तो देश में इस सामान्य नियम को थोड़े बहुत अपवाद हैं और यह चीजें भारतीय चुनाव प्रणाली को लोकतांत्रिक बनाती है। यही सारी चीजें जो है हमारे पूरे व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाती है। तो ये बात याद रख लेना। कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि यार हमने वोट दिया है और वही जीता है, तो कहने का मतलब ये होता है कि एक बहुमत से अगर आप कोई जीतता है तो लोगों को लगता है कि इस बार जो है वो सरकार में परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है। और जब लोग किसी को वोट देते हैं या फिर एक पूरा समाज या पूरे राज्य भर का समूह अगर किसी पार्टी या उम्मीदवार को वोट देते हैं, वो जीतता है, तो इससे पता चलता है कि हमारा देश लोकतांत्रिक, हमारा जो वोट है कहीं दूसरे के पक्ष में ना जाके हमने जिसको वोट दिया वहीं गया। पर जब आप थोड़े ज्यादा गंभीर मसलों पर गौर करके कुछ सवाल उठाएंगे तो तस्वीर थोड़ी अलग लगेगी। क्या लोग पूरी समझदारी और सारी चीजें जानकर फैसले करते हैं? क्या मतदाताओं के पास सचमुच स्वस्थ विकल्प उपलब्ध होते हैं? क्या चुनाव मैदान सबको बराबरी का अवसर देता है? क्या कोई सामान्य नागरिक चुनाव जीतने की कल्पना भी कर सकता है? इस प्रकार के सवाल भारतीय चुनाव व्यवस्था की सीमा और चुनौतियों की ओर हमारा ध्यान दिलाता है। ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं। बिल्कुल, ये तो ये सच में एक सीरियस मुद्दा है कि यार कोई भी तो ना चुनाव लड़ सकता है। आजकल आपको पता ही है कि पैसे वाले चुनाव लड़ते हैं। ठीक है, चुनाव जो मैदान है वो सबके लिए बराबरी का अवसर नहीं है। और जो बेचारे अगर कोई सामान्य लोग बेचारे जो चुनाव लड़ भी गए निर्दलीय से, तो उनके जीतने की संभावना ना के बराबर, भले ही वो अच्छा इंसान क्यों ना हो। तो आखिरकार मुद्दे चुनौती देखते हैं। ज्यादा रुपए पैसे वाले जो जितने भी ज्यादा रुपए पैसे वाले उम्मीदवार और पार्टियां गलत तरीके से चुनाव जीत ही जाएंगे ये कहना मुश्किल है, और उनकी स्थिति दूसरों से ज्यादा मजबूत रहती है। बिल्कुल, हमने देखा है जैसे जैसे मान के चलो कि बीजेपी, कांग्रेस या फिर कोई तीसरा है, अब ज्यादातर लोग विकल्प में चुनेंगे या तो कांग्रेस को या तो बीजेपी को, बाकी जो तीसरा है उसको तो कोई देखता ही नहीं, कोई सुनता ही नहीं है। तो थोड़ा सा मजबूत रहता है, बीजेपी के पक्ष ज्यादा रहता है मजबूत। ये सारी चीजें होती हैं। देख रहे हो पैसों की गड्डी, इसी से चुनाव खरीदते हैं। स्पीच देख लेते हैं। दूसरा मुद्दा क्या है? देश के कुछ इलाकों में आपराधिक पृष्ठभूमि और संबंधों वाले उम्मीदवार दूसरों को चुनाव मैदान से बाहर करने और बड़ी पार्टियों को टिकट पाने में सफल होने लगे हैं आजकल। हमने देखा है कि देश के कुछ इलाकों में क्या होता है, आपराधिक पृष्ठभूमि और संबंध वाले जो उम्मीदवार हैं वो दूसरों को चुनाव मैदान से बाहर करने और बड़ी पार्टियों को टिकट पाने में सफल होने लगे। अलग अलग पार्टियों में कुछ एक परिवार का जोर से और उनके रिश्तेदार आसानी से टिकट पाते हैं। मान के चलो किसी के घर में ऑलरेडी नेता है, चाहे वो लोकसभा, चाहे विधायक हो, चाहे कोई भी नेता हो, तो सिंपल सी बात है उनके घर में वो टिकट मिलना बहुत इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। भाई भतीजावाद वाला सिस्टम है, नेपोटिज्म। अक्सर आम आदमी के लिए चुनाव में कोई ढंग का विकल्प नहीं होता, क्योंकि दोनों प्रमुख पार्टियों की नीतियां और व्यवहार कमोबेश
एक से होते हैं। उसके बाद बड़ी पार्टियों की तुलना में छोटे दल और निर्दलीय उम्मीदवार को कई तरह की परेशानियां उठानी पड़ती हैं। जो बड़ी-बड़ी पार्टियां उसकी तुलना में जो छोटे-मोटे दल हैं बेचारे वो क्या ही जीतेंगे, उनके पास तो परेशानियां ही परेशानियां उठानी पड़ती है। ये चुनौतियां भारत की ही नहीं, कई स्थापित लोकतंत्रों को भी यही स्थिति है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोकतांत्रिक देश हमारे भारत में ही है। ये जो स्थिति है, ये जो समस्या है वो हर जगह। ये लोकतंत्र में जो लोग आस्था रखते हैं उनके लिए ये चीज गहरी चिंता का विषय है। जो लोकतंत्र में एक बिलीव कर रखते हैं उनको बहुत ही ज्यादा चिंता सा लगता है ये सारा टॉपिक। इनमें से कुछ समस्याओं में मुक्ति पाने के लिए चुनाव प्रणाली में जरूरी बदलावों की मांग नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ताओं और संगठनों की तरफ से होती रही है। मतलब इस पर एक चर्चा भी चला है कि भैया इसमें बदलाव होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे कई लोग जो है इसके ऊपर मुद्दा उठाते हैं। क्या आप कुछ चुनाव सुधार सुझा सकते हैं? आपके अगर मन में अगर राय चल रही हो कि भैया चुनाव में क्या-क्या सुधार होने चाहिए, एक बार कमेंट में भी करके दिखा दो। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए एक आम नागरिक क्या कर सकता है? ये जो चुनौतियां हैं, ये जो चैलेंजेस हैं, इसको पूरी तरह से एक आम नागरिक सामना कैसे कर सकता है, फेस कैसे करता है? तो ये सारी चीजें हैं। आई थिंक चैप्टर कंप्लीट। तो धन्यवाद आप सभी का।